हेलो एवरीवन, बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट का फर्स्ट लेक्चर। और इस लेक्चर में हम लोग बेसिक्स पढ़ेंगे। और ये चैप्टर बेटा प्लांट फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर है। और इसमें हमारे पास जो है 2 क्वेश्चंस नीट में आए थे, तो उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले क्या डिटेल रहेगी, क्या है, उसको डिस्कस करने से पहले मैं लेक्चर के स्टार्टिंग में कुछ मार्क्स आपके लिए बोर्ड पे लिख रहा हूं। और मैं ये चाह रहा था बेटा कि आप उन मार्क्स को देखें एक बार, और उससे कुछ अगर आपको समझ आता है तो आप उसे समझें। मान लीजिए आप में से कोई जनरल कैटेगरी में है और आपके मार्क्स आ गए मान लो 560, ये मार्क्स आ गए, आपने नीट का एग्जाम दिया, ठीक है। तो ये मार्क्स बहुत खराब तो नहीं है, पर इस मार्क्स से शायद कॉलेज मिलना जनरल कैटेगरी में मुश्किल हो जाए, ठीक है। तो क्या फील होगा मुझे, आप सोच रहे हैं? मुझे ये फील होगा कि यार अगर मैं 2-3 क्वेश्चन और बना लेता तो शायद मेरे को कुछ इंप्रूवमेंट हो जाती। आपको समझ आ रहा है? 2-3 क्वेश्चन और बना लेता तो शायद मुझे कॉलेज आसानी से मिल जाता, या मैं 6 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन जो मैंने सिली मिस्टेक करी, या मान लो मैं 580 लिख देता हूं, तो ये बहुत क्लोज है कॉलेज मिलने के, है ना। तो ये वहां फील होता है। क्या मैं कुछ बदल सकता हूं इन बच्चों के लिए? क्या मैं कुछ कर सकता हूं? अब तो नहीं कर सकता। तो मेरा पॉइंट ये है बेटा कि मैं आपके लिए अभी कुछ कर सकता हूं। अभी क्या कर सकता हूं? आपको प्रॉपरली आपके कॉन्सेप्ट पढ़ा सकता हूं। आप अभी क्या कर सकते हो? उन कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके सब कुछ याद कर सकते हो। क्या आप इन मार्क्स के आने के बाद कुछ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो प्लीज उस सिचुएशन में मत आओ कि आपको ऐसे मार्क्स देखने पड़े। आपको मेरी बात खराब लग सकती है, पर दिस इज रियलिटी। जब मैं बच्चों के ऐसे मैसेज देखता हूं कि उनके इतने मार्क्स आए और मैं कुछ कर नहीं सकता उनके लिए, तो मुझे भी खराब लगता है। तो फिर मैं यही सजेस्ट करूंगा, तो प्लीज आप अपने आप को थोड़ा सा और फोकस करें, हल्के में ना ले किसी प्रिपरेशन को कि ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे। प्रॉपरली खुद को चैनलाइज करें, रिवाइज करें, खुद का एक शेड्यूल बनाएं और उस शेड्यूल को ईमानदारी से अडहेर करें। अगर आप ये नहीं करोगे तो आप भी किसी ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाओगे जहां पहुंचकर आपको और हमको बराबर दुख पहुंचेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं, मेरी बात को गलत वे में प्लीज मत लेना कोई बच्चा, क्योंकि मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाह रहा हूं जिसे हम कहते हैं आईना। अगर आप सच देखोगे तो आप सच में अपनी गलतियों को से सीखने की बजाय जो गलतियां दूसरों ने की उससे सीख पाओगे। चलिए ठीक है। तो एक छोटा सा आपके लिए बेटा एक अलार्म बेल मैंने बजाया है कि प्लीज सीरियस हो जाओ, फोकस करके पढ़ो, अपने को पूरा मतलब झोंक दो प्रिपरेशन में, तभी आप कुछ कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं फटाफट से। और आज का गोल क्या रहेगा बेटा? हम लोग ग्रोथ रेट, टाइप ऑफ ग्रोथ, इनकी बात करेंगे, है ना। ये गोल रहेगा। पर मैं गोल पढ़ाने से पहले थोड़ा चैप्टर के टॉपिक्स को डिस्कस करना चाह रहा हूं कि प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट है क्या, कैसा ये चैप्टर है। तो देखो, प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं। मेरी बात सुनना ध्यान से। इस चैप्टर को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं। तो जो पहला पार्ट है उसे मैं ग्रोथ और डेवलपमेंट कहता हूं, मतलब ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में पढ़ाऊंगा। दिस इज फर्स्ट पार्ट, ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट मेरे पास क्या है? हार्मोन्स का है। सेकंड पार्ट मेरे पास क्या रहने वाला है? हार्मोन्स का पार्ट है, ठीक है। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या रहेगा? हार्मोन्स के बारे में बेटा मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। थर्ड पार्ट में ये पार्ट लिया जाएगा। तो चैप्टर में 3 पार्ट है। पहले प्लांट की ग्रोथ, है ना, उसमें मुझे क्या क्या एक ट्रेंड दिखता है वो, फिर ये और ये। मैंने बार बार ये बोला है कि क्वेश्चन के पर्पज से ये 2 पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस साल भी इन्हीं दोनों पार्ट से क्वेश्चन आया। पर एनसीईआरटी में एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है, और मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कहीं से, देखो, अगर मेरे से आप पूछो कि पेपर अगर ये फिक्स हो ना कि इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आते हैं, फिर भी टैकल कर ले। लेकिन अचानक से किसी चैप्टर से नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाना, दूसरे के घट जाना, ये स्टूडेंट्स को और नुकसान ही पहुंचाता है ना। ये कोई फायदा तो करेगा नहीं कि बायोटेक से अचानक 8 क्वेश्चन दे दो, फिर आप किसी चैप्टर से बहुत कम क्वेश्चन दे दो। ऐसा मतलब थोड़ा अनसर्टेनिटी हो गई है। तो इस अनसर्टेनिटी के साथ आप कोई पार्ट नहीं छोड़ सकते। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। तो आज से आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे। हम एनसीईआरटी की कोई लाइन नहीं छोड़ेंगे। कभी किसी बच्चे को ऐसा लगता हो कि सिंपल वे में समझने से बहुत फायदा हो जाए, एकदम सिंपल समझू, ऐसा कुछ फायदा होगा नहीं बेटा। आपको प्रॉपरली एनसीईआरटी की लाइनें समझनी पड़ेंगी और उन्हें वहां याद रखना पड़ेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल इस चैप्टर में है, एक ई दे रखा है, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम।
बहुत सारे बच्चे उसको ध्यान नहीं करते और एग्जाम में पूछ दिया उसने, ठीक है। वो इस चैप्टर में भी है और ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में भी ई के बारे में लिखा हुआ है। जो हम लिखते हैं ना किसी भी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के लिए ई लिखते हैं, तो बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम उसके लिए लिखा एनसीईआरटी ने, और वो बहुत सारे बच्चों ने गलत किया क्वेश्चन। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं लेक्चर को। और क्या रहेगा गोल मैंने आपको बता दिया, ग्रोथ रेट, मतलब आज बेसिकली ग्रोथ के बारे में पढ़ने वाले हैं प्लांट की। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। हम आपको क्या पढ़ाएंगे, सबसे पहले हम आपको एक प्लांट की ग्रोथ का एक ओवरव्यू देने वाला हूं। मैं प्लांट की ग्रोथ का एक ओवरव्यू, जिसे मैं इंट्रोडक्शन कह रहा हूं, वो मैं आपको दूंगा। और उसके बाद मैं बताऊंगा एग्जैक्टली ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ में क्या चेंजेस होते हैं। फिर मैं बताऊंगा कि प्लांट ग्रोथ एनिमल ग्रोथ से कैसे अलग है, या प्लांट ग्रोथ के कोई स्पेशल फीचर है, क्योंकि चैप्टर मेरे पास किस में है, प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट में है, तो मुझे उसके बारे में पढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद मैं आपको यह पढ़ाऊंगा कि मैंने जब प्लांट ग्रोथ के बारे में पढ़ाया तो ये ग्रोथ मेजर कैसे करते हैं। तो आज के जो टॉपिक्स हैं, अगर मैं बोलूं आज के क्या टॉपिक्स रहने वाले हैं, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। काफी सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक में। तो मैं आपको सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन पढ़ा दूं आज, है ना, आज एक इंट्रोडक्शन पढ़ा दूं, ठीक है। उस इंट्रोडक्शन के साथ मैं आपको पढ़ा देता हूं, इंट्रोडक्शन के साथ मैं आपको प्लांट ग्रोथ के बारे में पढ़ा दूं, और फिर उस ग्रोथ को कैसे मेजर करते हैं उसका मेजरमेंट पढ़ाना चाह रहा हूं, ना, उसका मेजरमेंट पढ़ाना चाह रहा हूं कि कैसे हम मेजर करते हैं। और फिर प्लांट ग्रोथ के कौन से फेजेस हैं, फेजेस ऑफ प्लांट ग्रोथ, ये मैं पढ़ाना चाह रहा हूं, है ना। उसके बाद बेटा मेरे पास ग्रोथ रेट एक टॉपिक है, उसको डिस्कस करेंगे। और फिर मेरे पास क्या है, एब्सोल्यूट ग्रोथ, रिलेटिव ग्रोथ, और एक टॉपिक है कंडीशन ऑफ ग्रोथ, है ना। ये डिस्कशन आज रहने वाला है। और इसके साथ अगर हमें टाइम मिला तो एक छोटा सा टॉपिक है डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, उसको भी मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। चलो स्टार्ट कर ले। ये टॉपिक आसान है, एनसीईआरटी से समझ आता है, पर सुनना सारा ध्यान से, क्योंकि क्वेश्चन छूट गया तो फिर आपको बुरा लगेगा। क्योंकि मैंने आपको दिखाया है कि जिस बच्चे के 5 या 6 नंबर कम होते हैं और उसे अगर ऐसा कॉलेज ना मिले जो वो चाह रहा हो, या कॉलेज उस साल ना मिले, तो बहुत दुख होता है। उस वक्त मैं ना आपके लिए कुछ कर पाऊंगा, ना आप खुद के लिए कुछ कर पाएंगे। तो उस सिचुएशन में प्लीज मत आओ, सारी चीजें पढ़ो, कुछ छोड़ो नहीं। दिस इज द ओनली मोटिवेशन जो आपको इस समय मिलेगी। क्लियर है? ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, क्लियर। आगे चलेंगे। अब इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। चलो एक बार जरा हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। आप सबको पता है कि ये प्लांट है। प्लांट जो है किसी भी तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बनता है, जाइगोट से बनता है। जाइगोट आपके पास डिप्लॉयड होता है, ठीक है, ये पता है आपको। जाइगोट में कौन सी डिवीजन होती है, बताओ जरा मुझे। जाइगोट में कौन सी डिवीजन होगी? आप कहोगे सर माइटोसिस होती है। अब आपको माइटोसिस नहीं पता होगा तो वेट करो, उन चैप्टर्स को आने दो जहां पर माइटोसिस पढ़ाई जाएगी। सिंपल फॉर्म में समझो, माइटोसिस एक ऐसी डिवीजन होती है जो किसी सेल को डिवाइड करके हम काफी सारे सेल बना सकते हैं जो जेनेटिकली सेम हो। तो मैंने यहां पर माइटोसिस करके ये सेल बना दिए, मान लो खूब सारे, तो इसको मैंने एम्ब्रियो बोला। अब ये एम्ब्रियो किसके अंदर है? इनसाइड सीड है। किसके अंदर है बेटा? इनसाइड सीड है। अब इस एम्ब्रियो का क्या करोगे? इस एम्ब्रियो से प्लांट बना सकते हो। इस एम्ब्रियो से आप क्या बना सकते हो? ऐसे प्लांट बना सकते हो। प्लांट बना दिया, तो आपने इस प्लांट पे ये लीफ बनाई है, ठीक है, और यहां पर मेरे पास ये रूट है, इस पे मेरे पास ये फ्रूट रख सकते हैं, और हो सकता है यहां पर मेरे पास ये फ्लावर भी हो। तो मैं आपको ये कुछ बेसिक पॉइंट बताऊंगा। मैं आपको ये कहूंगा कि देखो भाई, मेरे पास एक ग्रोथ को लेके, प्लांट की ग्रोथ को लेके बात कहते हैं, तो सिंपल सा लॉजिक ये है कि जाइगोट की माइटोसिस से पूरा प्लांट बनता है। तो जाइगोट की माइटोसिस से मेरे पास कंप्लीट प्लांट बन जाता है। एक इंट्रोडक्शन देख लो जल्दी से भाई। प्लांट में दो तरह के पार्ट हैं। प्लांट में मेरे पास 2 टाइप के पार्ट हैं, 2 टाइप ऑफ पार्ट, ठीक है। एक मेरे पास वो है जिसे मैं फ्लावर, फ्रूट और लीफ कह रहा हूं, जिनकी अपनी बेटा एक मैक्सिमम साइज होता है, एक लिमिटेड ग्रोथ है, जिसकी मैं कहता हूं लिमिटेड ग्रोथ है ना, लिमिटेड ग्रोथ है, जो एक टाइम के बाद गिर भी जाते हैं। लेकिन जो स्टेम है मेरे पास, उसकी एक अनलिमिटेड ग्रोथ है, उसकी अपनी क्या है, एक
अनलिमिटेड ग्रोथ है। दूसरी चीज, अगर मैं सेल के रिस्पेक्ट में बात करूं तो मेरे पास एग्जैक्टली क्या हो रहा है, अगर सेल के रिस्पेक्ट में बात करूं तो सेल का साइज भी बढ़ रहा है जिसे आप ग्रोथ कह रहे हो, और साथ के साथ वो परमानेंट भी हो रहा है, ठीक है, जिसे आप डिफरेंशिएशन कह रहे हो। तो ग्रोथ और डिफरेंशिएशन को दोनों को मिला के एक टर्म यूज कर सकते हैं, डेवलपमेंट। तो मैं अगर एक लाइन, 2-3 लाइनें अगर आपको यहां पर बताऊं तो सिंपल सा लॉजिक ये है कि सभी तरह के ऑर्गेनिज्म जाइगोट से बने हैं। जाइगोट की माइटोसिस से पूरा प्लांट बनता है। प्लांट में मेरे पास कुछ पार्ट ऐसे हैं जो एक समय के बाद गिर जाते हैं, जैसे कि ये हो गए फ्रूट, लीफ, है ना, और सीड हो, मतलब बेसिकली फ्लावर हो गया, सूख के गिर जाते हैं। स्टेम, रूट की लगभग ग्रोथ चलती रहती है। ग्रोथ कराने के लिए मुझे मेरिस्टेम की जरूरत पड़ती है। ग्रोथ के लिए मेनली सेल्स का होना जरूरी होता है। वही एक्चुअल में अगर आपसे मैं रियल सेंस में बताऊं, ग्रोथ सेल के लेवल पर होती है। अगर आपसे कोई कहे ग्रोथ का लेवल क्या है, लोएस्ट लेवल क्या है, ग्रोथ एग्जैक्टली सेल के लेवल पर होती है ना, तो वो होगी। और सेल की जब ग्रोथ होती है और उसकी डिफरेंशिएशन होती है, उसे मिला के हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट बोलते हैं। एक सिंपल सा आपका एक इंट्रोडक्शन है प्लांट की ग्रोथ को लेके। अब हम यहां से ग्रोथ को डिफाइन करने वाले हैं। यहां तक कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए। ये फर्स्ट पेज पे एक इंट्रोडक्शन ऐसे लिखा हुआ है जो हमने आपको डिस्कस करा। अब मैं क्या बताने वाला हूं आपको, मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं ग्रोथ, ठीक है। ग्रोथ, एनसीईआरटी कहती है ग्रोथ जो है एक कॉन्स्पिक्यूअस, कॉन्स्पिक्यूअस क्या होता है मैं लिखूंगा इस बात को, देखो, इट इज अ कॉन्स्पिक्यूअस प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ये वर्ड जो है बेटा आपको 3-4 जगह मिलेगा, मैं बता देता हूं कहां मिलेगा। एक प्लांट किंगडम में मिलेगा जहां पे बहुत छोटी चीज को मतलब इनकॉन्स्पिक्यूअस बोला गया है। तो ग्रोथ एक बड़ी चीज मतलब विच कैन बी ऑब्जर्व, जिसे आप ऑब्जर्व कह सकते हो। तो ग्रोथ एक कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब है बड़ा या ऑब्जर्वेबल। तो यहां पर कॉन्स्पिक्यूअस शब्द का मतलब है विच कैन बी ऑब्जर्व। तो ग्रोथ एक ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी है। ग्रोथ क्या है बेटा मेरे पास, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसे आप ऑब्जर्व कर सकते हो। लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक ऐसी प्रॉपर्टी है। अगर मैं उसे प्रॉपरली डिफाइन करूं तो ग्रोथ क्या होता है आप समझना। वैसे आपसे कोई पूछे कि जो स्टोमेटा है, गार्ड सेल होते हैं ना, उसमें गार्ड सेल आपको पता है, एक लीफ के सरफेस में स्टोमेटा नाम की चीज होती है। गार्ड सेल का अगर साइज बढ़े और छोटा हो, दैट इज रिवर्सिबल। ग्रोथ क्या होती है, किसी भी तरीके का इररिवर्सिबल बदलाव। तो मैं ग्रोथ को ऐसे डिफाइन करूंगा, इट इज इररिवर्सिबल चेंज इन सेल नंबर, सेल स्ट्रक्चर। आप समझ रहे हैं, इट इज इररिवर्सिबल चेंज इन सेल नंबर, सेल स्ट्रक्चर। आप समझो इस बात को, सेल स्ट्रक्चर, सेल नंबर एंड नंबर ऑफ ऑर्गन। ठीक है, कुछ ऐसा हो जो इररिवर्सिबल हो, जो वापसी ना आ सके, इस तरीके का चेंज का मतलब इंक्रीज, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं। ग्रोथ की एक सिंपल सी डेफिनेशन। अच्छा, ग्रोथ से रिलेटेड डिटेल कहीं और भी दे रखी है इस चैप्टर के अलावा, सोच के बताओ। दे रखी है बेटा, एक दे रखी है लिविंग वर्ल्ड में और एक यहां दे रखी है। तो ग्रोथ को अच्छा कर्व और कहां दे रखे, पॉपुलेशन, ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन, क्लास 12 के चैप्टर में। मैं आपको ये नहीं कह रहा पढ़ो, मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूं, वहां दे रखा है। ठीक है, आ जाओ। अब आज नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, ये हमने लिख लिया। अब नेक्स्ट बात ये है बेटा, नेक्स्ट बात ये है कि ग्रोथ के क्या फीचर होते हैं। अगर मैं फीचर ऑफ ग्रोथ की बात करूं तो सबसे पहला फीचर ग्रोथ का, इट इज इररिवर्सिबल, इट शुड बी इररिवर्सिबल। वो क्या होना चाहिए, इररिवर्सिबल होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, इररिवर्सिबल होना चाहिए। तो इट शुड बी इररिवर्सिबल, वो वापसी ना आना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ इंक्रीज इन साइज ऑफ स्पॉन्ज, जो पानी एब्जॉर्ब कर ले, इज नॉट ग्रोथ, क्योंकि वो रिवर्सिबल है, इज नॉट ग्रोथ।
वो ग्रोथ नहीं है, क्योंकि वो क्या है बेटा, रिवर्सिबल है। आपको समझ आ रहा है कि ये इरिवर्सिबल होनी चाहिए ग्रोथ, ग्रोथ शुड बी इरिवर्सिबल। दूसरा पॉइंट है इट इन्वॉल्व, भाई इट इन्वॉल्व मेटाबॉलिक रिएक्शन। भाई ग्रोथ के लिए कुछ ना कुछ चीजें बनानी पड़ेंगी। आप समझो ध्यान से, मान लो मैं कहता हूं सेल की ग्रोथ कैसे होगी, आप कहोगे सर जी साइज बढ़ा के। साइज कैसे बढ़ेगा, प्रोटोप्लाज्म से नया केमिकल बना के। तो नया केमिकल बनाने के लिए आपको रिएक्शन कराने पड़ेंगे। तो सेल के अंदर चलने वाले रिएक्शंस को आप क्या बोलोगे, मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलोगे। तो इट इन्वॉल्व मेटाबॉलिक रिएक्शंस, और उन मेटाबॉलिक रिएक्शंस में दोनों तरह के, बोथ कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक भी और एनाबॉलिक भी। समझ में आ रहा है? तो इट इन्वॉल्व मेटाबॉलिक रिएक्शन, और दोनों तरह के कैटाबॉलिक भी और एनाबॉलिक भी, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों तरह के रिएक्शंस इसमें आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। अच्छा, कैटाबॉलिक का क्या मतलब होता है आपको पता है कि नहीं, याद करो। कैटाबॉलिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन, किसी चीजों का तोड़ना। अच्छा, रिएक्शंस दोनों तरह के होंगे, इसका मतलब होता है बनाना, बायोसिंथेसिस। तो अगर मैं यहां पर यह लिख रहा हूं, अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं कि कैटाबॉलिक शुड बी ग्रेटर देन एनाबॉलिक, अगर कैटाबॉलिक एनाबॉलिक से ज्यादा है, मतलब आप तोड़ ज्यादा रहे हो, तो ग्रोथ कम होती है। एक्चुअल में ग्रोथ के लिए इसका उल्टा करना पड़ेगा, एनाबॉलिक रिएक्शन ज्यादा होने चाहिए। एनाबॉलिक मतलब चीजों को बनाने वाले रिएक्शन ज्यादा होने चाहिए, किसके कंपैरिजन में, कैटाबॉलिक के कंपैरिजन में। आप समझो इस बात को। तो ग्रोथ के लिए मेरे पास एनाबॉलिक के रिएक्शन ज्यादा होने चाहिए एज कंपेयर टू कैटाबॉलिक। तो पहला तो इरिवर्सिबल होना चाहिए। इट इन्वॉल्व मेटाबॉलिक रिएक्शन, मतलब एनाबॉलिक ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कैटाबॉलिक। तीसरी चीज बेटा, एनर्जी रिक्वायर होती है, ग्रोथ बिना एनर्जी के नहीं होगी। इसीलिए हम कहते हैं कि सेल का एनर्जी का इनपुट बढ़ जाता है। तो हमारे पास क्या होगी, एनर्जी रिक्वायर होगी। क्या होगी हमारे पास, एनर्जी रिक्वायर होगी। आप समझ रहे हैं, मेरे पास यहां पे क्या होगी, एनर्जी रिक्वायर होगी। आप समझो ध्यान से। तो ग्रोथ के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ने वाली है, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो एक चौथी चीज और लिख देता हूं, ग्रोथ कैन बी मेजर्ड, ग्रोथ को मेजर किया जाता है। क्योंकि वो एनसीईआरटी लिख रही है ना, कैसे पता चला मुझे मेजर्ड, बिकॉज इट इज कॉन्स्पिक्यूअस। कॉन्स्पिक्यूअस मतलब ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर ऑब्जर्व कर सकते हैं तो मेजर कर सकते हैं। तो देयर आर फ्यू फीचर्स ऑफ ग्रोथ जो एनसीईआरटी ने डिस्कस किया, मैंने आपको यहां बता दिया है। अब हम यहां से देखो, चैप्टर का नाम है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो चैप्टर में पहले हम प्लांट की ग्रोथ, प्लांट की एनिमल ग्रोथ तो पढ़ेंगे नहीं, हम तो यहां जनरल पढ़ा हमने ग्रोथ के बारे में। अब जरा प्लांट ग्रोथ के लिए देखते हैं, व्हाट इज प्लांट ग्रोथ, है ना, फीचर ऑफ प्लांट ग्रोथ। अब मैं आपसे जरा प्लांट ग्रोथ के बारे में कुछ चीजें बताता हूं। इधर देखना बेटा, ये मेरे पास एक प्लांट है, देखो ये मेरे पास एक प्लांट है, ऐसे ये प्लांट है, ठीक है, ठीक। यहां पर इसके टॉप में यहां पर डिवाइडिंग सेल्स हैं, ये दीज आर डिवाइडिंग सेल्स। ये इसकी यहां पर रूट है, और रूट के यहां पर डिवाइडिंग सेल्स हैं। तो प्लांट में इन डिवाइडिंग सेल्स को हम कहते हैं शूट की एपिकल मेरिस्टेम। शूट की एपिकल मेरिस्टेम का मतलब हो गया, ये ऐसी मेरिस्टेम है जो किस पर प्रेजेंट है, शूट के टिप पर, शूट के टिप पर प्रेजेंट है, इसे शूट एपिकल मेरिस्टेम कह रहे हैं। इस वाली को हम लिखते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम। क्या लिख रहे हैं, रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो मेरे पास मेरिस्टेम जो होती है बेटा, वो दो तरह की है, शूट एपिकल और रूट एपिकल, जो लेंथ बढ़ाती है, जो क्या करती है, एक्सिस के अलोंग ग्रोथ कराती है, ठीक है। उसके अलावा मेरे पास कुछ मेरिस्टेम ये होती है जिसे लेटरल मेरिस्टेम कहते हैं। लेटरल क्या होता है बेटा, लेटरल वो होती है जो चौड़ाई बढ़ाती है। कौन सी मेरिस्टेम होती है, लेटरल, लेटरल मेरिस्टेम, इसे हम कैम्बियम भी कहते हैं, वास्कुलर कैम्बियम, वास्कुलर कैम्बियम, या इसका एक और नाम होता है कॉर्क कैम्बियम। थोड़ा सा मैं समझाऊंगा यहां पर,
मेरी बात सुनना ध्यान से। मैंने एक प्लांट बना दिया है, मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं। आप सबने प्लांट देखा है। सवाल यह है कि प्लांट में ग्रोथ मेनली कहां होती है? क्या पूरे पार्ट्स में होती है, थ्रू आउट होती है? नहीं, प्लांट में ग्रोथ कुछ रिस्ट्रिक्टेड जगह पर होती है। उस रिस्ट्रिक्टेड जगह को हम क्या बोलते हैं? मेरिस्टेम, जहां पर डिवाइडिंग सेल है। पहला पॉइंट समझ में आया। प्लांट में ग्रोथ कुछ फिक्स लोकेशंस पर होती है। उस फिक्स लोकेशन को हम क्या नाम देते हैं बेटा? फिक्स लोकेशन को मेरिस्टेम का नाम देते हैं। तो व्हाट इज मेरिस्टेम? मेरिस्टेम एग्जैक्टली क्या होता है अगर नहीं पता आपको, तो मेरिस्टेम इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल। ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल, तो उसको हमने क्या बोल दिया? मेरिस्टेम बोल दिया। उसको हमने क्या बोल दिया बेटा? मेरिस्टेम बोल दिया। तो मेरिस्टेम कुछ नहीं है, ग्रुप है डिवाइडिंग सेल्स का। मेरिस्टेम कुछ नहीं है, ग्रुप है डिवाइडिंग सेल्स का। डिवाइडिंग सेल्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? मेरिस्टेम बोलते हैं बेटा, मेरिस्टेम बोलते हैं। दूसरा पॉइंट यहां पर यह है, दूसरा पॉइंट यह है यहां पर, ठीक है, दूसरा पॉइंट यह है कि मेरिस्टेम प्लांट में सब जगह नहीं होती। मेरिस्टेम इज लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड का मतलब होता है प्रेजेंट एट फिक्स लोकेशन। कहां प्रेजेंट है? फिक्स लोकेशन पर, फिक्स्ड लोकेशन। तो कहां है फिक्स लोकेशन? देखो, मेरिस्टेम मेरे पास ये यहां प्रेजेंट है, यहां प्रेजेंट है, तो इसे शूट एपिकल, इसे रूट एपिकल। शूट का मतलब स्टेम के टॉप पर और रूट के टॉप पर, है ना। इस वाली को हम क्या नाम देंगे? शूट एपिकल और रूट एपिकल। तो मैं इस चीज को क्लियरली बोल रहा हूं। और ये ग्रोथ क्या कराती है? लेंथ। तो लेंथ जो प्लांट की इंक्रीज होती है, लेंथ ऑफ प्लांट इंक्रीज विद द हेल्प ऑफ, इंक्रीज विद द हेल्प ऑफ शूट एपिकल। बेटा इसमें कुछ डाटा दूसरे चैप्टर का है तो परेशान मत हो, मैं सारा बेसिक से बता रहा हूं। शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम, इतनी बात समझो। रूट एपिकल और शूट एपिकल मेरिस्टेम की वजह से हमारे पास लॉन्ग इलोंगेशन, मतलब कि ऐसा लेंथ में इंक्रीज होता है। आप समझ रहे हैं? इस तरीके से क्या होगा? लेंथ वाइज इंक्रीज होगा। तो मैं बिल्कुल यहां पर क्लियर कह रहा हूं, सुनो ध्यान से। प्लांट में ग्रोथ पूरी लाइफ भर चलती है। प्लांट में ग्रोथ होने वाले डिवाइडिंग सेल्स के रीजन अलग अलग होते हैं। उस डिवाइडिंग सेल के ग्रुप को हम मेरिस्टेम कहते हैं। डिवाइडिंग सेल के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? मेरिस्टेम कहते हैं। मेरिस्टेम मेरे पास कौन सी होती है? शूट एपिकल होती है और रूट एपिकल होती है। जिसमें ऐसे ले से इस तरीके से ग्रोथ होती है, उसे मैं शूट और रूट एपिकल मेरिस्टेम कहता हूं। क्लियर है? शूट और रूट एपिकल मेरिस्टेम कहता हूं। आप समझो ध्यान से। तो मेरे पास ये शूट एपिकल मेरिस्टेम हो गई और मेरे पास रूट एपिकल मेरिस्टेम होगी, जिसमें मेरे पास ऐसे लेंथ वाइज ग्रोथ हो जाएगी। आपको समझ आ रहा है? ऐसे मेरे पास क्या होगी? ऐसे लेंथ वाइज ऐसे ग्रोथ हो जाएगी, जिसे मैं शूट एपिकल और रूट एपिकल मेरिस्टेम कहूंगा। क्लियर हो गई बात? यहां तक समझ में आ गई? अब आगे की कहानी सुनो। आगे की कहानी सुनो। मेरे पास क्या होता है? प्लांट की लंबाई इन दो मेरिस्टेम से बढ़ती है। अगर प्लांट की चौड़ाई बढ़ाने के लिए उसके अंदर एक और मेरिस्टेम होती है, उस मेरिस्टेम को हम लेटरल मेरिस्टेम कहते हैं। लेटरल मेरिस्टेम प्लांट की गर्थ बढ़ाती है। गर्थ का क्या मतलब हुआ? चौड़ाई बढ़ाती है। तो जरा उस मेरिस्टेम को भी देख लेते हैं एक बार, है ना। एक बार जरा देख लेते हैं ताकि आपको बेसिक्स क्लियर हो जाए बेटा। देखो, मान लो आपने किसी प्लांट की स्टेम लेकर उसको ऐसे काट लिया। जब किसी प्लांट की स्टेम को ऐसे काटते हो आप, तो ऐसे कट करने को कहते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। तो ये हमने एक ट्रांसवर्स सेक्शन बनाया है। और किसका बनाया है? ट्रांसवर्स सेक्शन बनाया है किसका? ऑफ डाइकॉट स्टेम का, है ना, उसका बनाया है। या मैं जिम्नोस्पर्म का बना सकता हूं, जिसमें मेरे पास क्या होती है? इन दोनों में मेरे पास गर्थ इंक्रीज होती है। गर्थ का मतलब होता है चौड़ाई इंक्रीज होती है। तो मैं जिम्नोस्पर्म नहीं लिखता, मैं सिर्फ क्या लिख रहा हूं? मान लो अभी डाइकॉट स्टेम लिख रहा हूं। तो मैंने डाइकॉट स्टेम का ये क्या बना दिया है? ट्रांसवर्स सेक्शन बना दिया। नाउ दिस इज नोन एज एपिडर्मिस। इसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं।
इस लेयर को जो अंदर है, इस बीच में जो सेल्स हैं, इसे कॉर्टेक्स के सेल्स कहते हैं। और यहां पर जो सेल की लेयर है इसे एंडोडर्मिस कहते हैं। ये सेल्स की लेयर है। सबसे बाहर वाली सेल की लेयर को एपिडर्मिस कहते हैं, इसको कॉर्टेक्स कहते हैं, इसको एंडोडर्मिस कहते हैं। ये सेल्स की लेयर है। बेसिक बता रहा हूं, दूसरे चैप्टर का यहां पे चाहिए। मेरे पास यहां पर मैंने क्या किया, ध्यान से सुनो, ये मैंने वास्कुलर बंडल बना दिए। जिन बच्चों को वास्कुलर बंडल शब्द का मतलब नहीं पता, जाइलम और फ्लोएम को मिलाकर वास्कुलर बंडल कहते हैं। यहां पर फ्लोएम और जाइलम, यहां पर फ्लोएम और जाइलम, यहां फ्लोएम और जाइलम, यहां फ्लोएम और जाइलम, ये आपके सामने है। ठीक है, फ्लोएम और जाइलम, ठीक हो गई बात, ये आपके सामने है। तो हमने क्या किया है, हमने वास्कुलर बंडल बना दिए। ये रहे, दिस इज वास्कुलर बंडल। ठीक है, यहां पर मेरे पास फ्लोएम और जाइलम ये बना हुआ है। ठीक है, एक मेरे पास फ्लोएम है और एक मेरे पास क्या है, जाइलम हो गया। एक फ्लोएम बना दिया और एक मैंने क्या बना दिया, यहां पर जाइलम बना दी। ये चीज आपके सामने है। ठीक है, ये चीज आपके सामने है। मैंने यहां फ्लोएम और यहां आपको जाइलम लिख दिया। बहुत ध्यान से समझना, यहां मैंने फ्लोएम और जाइलम ऐसे वास्कुलर बंडल लिख दिया। इसके बीच में मेरे पास पहले से कुछ डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। ये रे, ये डिवाइडिंग सेल्स हैं और कुछ डिवाइडिंग सेल्स बाद में बनते हैं। ऐसे मतलब यहां पर परमानेंट सेल से डिवाइडिंग सेल बन जाते हैं, तो एक पूरी रिंग बन जाती है। ऐसे एक पूरी रिंग बन जाती है। तो वास्कुलर बंडल के बीच में, जाइलम फ्लोएम के बीच में, मतलब फ्लोएम जाइलम के बीच में जो डिवाइडिंग सेल की लेयर है, डिवाइडिंग सेल्स की ये जो पूरा रिंग बन गया है, इस रिंग को वास्कुलर कैम्बियम कहते हैं। समझो, सबसे पहले आपको क्या वर्ड समझ में आना चाहिए। ये मैंने ट्रांसफर सेक्शन बनाया डाइकोट स्टेम का। इस डाइकोट स्टेम के ट्रांसफर सेक्शन का मतलब ऐसे काटकर ऐसे देख रहे हो। इसमें सबसे बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, बीच में कॉर्टेक्स है। फिर मेरे पास ये फ्लोएम जाइलम, फ्लोएम जाइलम, फ्लोएम जाइलम ऐसे लेयर है। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये जो डिवाइडिंग सेल की लेयर यहां बनी, इसका नाम वास्कुलर कैम्बियम है। तो आपको ये पता चलना चाहिए कि ये सर्कल में प्रेजेंट है। ये कैसी है, सर्कल में। वास्कुलर कैम्बियम, वास्कुलर कैम्बियम कहां प्रेजेंट है, वास्कुलर बंडल के आसपास। यहां पर एक और डिवाइडिंग सेल्स हैं जिन्हें हम क्या बोल रहे हैं, कॉर्क कैम्बियम। इन्हें हमने क्या बोल दिया, कॉर्क कैम्बियम बोल दिया। कॉर्क कैम्बियम यहां है डिवाइडिंग सेल, यहां डिवाइडिंग सेल्स है, ये डिवाइडिंग सेल है यहां। इसको हमने क्या बोल दिया, कॉर्क कैम्बियम बोल दिया। तो दिस इज कॉर्क कैम्बियम, दिस इज वास्कुलर कैम्बियम। दो अलग अलग सेल्स की लेयर हो गई जो डिवाइडिंग सेल की है। तो ये लेयर अगर आप ध्यान से देखो, एक सिलेंडर के अंदर सिलेंडर है। जब आप स्टेम ड्रॉ करोगे तो उस स्टेम के साथ वो इस तरीके की दिखेंगी। जब आप ऐसे स्टेम ड्रॉ करते हो तो ये डिवाइडिंग सेल्स की जो लेयर है वो ऐसे दिखेंगी, इसलिए इन्हें लेटरल कहते हैं। लेटरल मतलब एक तरीके से साइड में है ये। तो एक तरीके से ये देख रहे हो साइड में ऐसे हैं, तो इन्हें लेटरल कहते हैं, सिलेंड्रिकल भी बोलते हैं। तो आपको ये चीज याद रखनी है। और इनका काम क्या होता है, चौड़ाई बढ़ाना। तो आपको ये याद रखना है कि लेटरल मेरिस्टेम दो होती है, एक वास्कुलर कैम्बियम होती है, कॉर्क कैम्बियम होती है। कॉर्क कैम्बियम कहां होती है, याद करो, कॉर्क कैम्बियम कहां होती है, ये यहां पर, यहां कॉर्क कैम्बियम होती है एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच में, डिवाइडिंग सेल। वास्कुलर कैम्बियम ये रही। तो इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है गर्थ इंक्रीज करना। क्या इंक्रीज करना, गर्थ इंक्रीज करना। तो आपको यहां पर एक बात समझ में आ गई, गर्थ मतलब चौड़ाई। आपको ये बात समझ में आ गई कि गर्थ कहां कौन इंक्रीज करता है, वास्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। तो नोट ये है कि एपिकल मेरिस्टेम लेंथ इंक्रीज करती है। क्या इंक्रीज करती है, लेंथ, वो लेंथ बढ़ाती है। लेटरल मेरिस्टेम गर्थ बढ़ाती है। लेटरल मेरिस्टेम के क्या एग्जांपल हैं, वास्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। इंक्रीज गर्थ, गर्थ होती है चौड़ाई, चौड़ाई बढ़ाते हैं। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। अब अगर मैं आपसे कहूं कि क्या मेरे पास क्या फीचर थे, हमने टॉपिक स्टार्ट किया था फीचर ऑफ प्लांट ग्रोथ। तो मैंने कहा सबसे पहले मुझे एक चीज समझ में आई, सुनना ध्यान से,
मुझे एक चीज समझ में आई कि प्लांट पर मेरे पास जो ग्रोथ है वो बेसिकली कैसी होती है, इनडिटर्मिनेट होती है। इनडिटर्मिनेट का मतलब होता है कुछ पार्ट्स में डिटर्मिनेट होती है, मतलब फिक्स रहता है, और कुछ पार्ट में इनडिटर्मिनेट होती है। इनडिटर्मिनेट का मतलब होता है लगातार होती रहती है, समझ रहे हो, या हम बोल सकते हैं इनडेफिनिट ग्रोथ होती है एक तरीके से। तो मैं लिख सकता हूं बेटा, मैं लिख सकता हूं कि सबसे पहला अगर मैं फीचर की बात कर रहा हूं तो मैं लिख सकता हूं कि प्लांट ग्रोथ इज इनडेफिनिट। इनडेफिनिट है या इनडिटर्मिनेट है, लगातार होती रहती है। और उसका मैं रीजन ये लिख रहा हूं, रीजन है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेम। जो मेरिस्टेम है उनकी वजह से प्लांट की ग्रोथ लगातार हमेशा होती रहती है, ऐसा नहीं कि रुकती है, जैसे एनिमल की ग्रोथ रुक जाती है। दूसरा पॉइंट मैं लिख रहा हूं कि प्लांट की ग्रोथ ओपन है। ये ओपन शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं किसी के लिए लिखता हूं कि उसकी ग्रोथ ओपन है, इस शब्द का मीनिंग होता है कि प्लांट में नए सेल्स हमेशा ऐड होते रहते हैं और ऑर्गन में ग्रोथ होती रहती है। मतलब मैं ये कहूंगा कि प्लांट में नए सेल्स हमेशा ऐड होते हैं। तो न्यू सेल्स ऑलवेज क्या होंगे, ऐड होंगे। ऑलवेज क्या होंगे, ऐड होंगे। आप समझो ध्यान से, तो नए सेल्स हमेशा ऐड होंगे। इसे हम कहते हैं कि प्लांट की ग्रोथ क्या है, ओपन है। आप समझो, नए सेल्स हमेशा ऐड होते रहते हैं। नए सेल्स हमेशा क्या होते रहते हैं, ऐड होते रहते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि प्लांट की ग्रोथ क्या है, ओपन है। ओपन, नए सेल्स ऐड होते रहते हैं। इनडेफिनेट या इनडिटर्मिनेट का मतलब है हमेशा होती रहेगी, क्योंकि मेरिस्टेम प्रेजेंट है। अगर मैं एक और पॉइंट लिखूं कि जो प्लांट की ग्रोथ है, प्लांट की ग्रोथ, बेटा एनसीईआरटी ने दोनों वर्ड यूज किए, इनडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट। मेरी बात सुनो, प्लांट के कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जैसे कि लीफ, फ्रूट, जिनका एक मैक्सिमम साइज होता है। स्टेम का कोई साइज नहीं है, उसकी लेंथ बढ़ती रहती है। इनडिटर्मिनेट का मतलब हमेशा होती है। तो प्लांट की जो ग्रोथ है, आप समझो, इज लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड का मतलब क्या, मैं आपसे ये बोलूं कि प्लांट की ग्रोथ जो है वो पूरे थ्रू आउट होती है। मतलब मुझे एक चीज बताओ, देखो ये ह्यूमन का, ये मान लो स्टमक है। अगर मैं स्टमक का साइज बढ़ाऊंगा तो वो साइज कैसे बढ़ेगा, पूरे के पूरे स्टमक का बढ़ेगा। ऐसा थोड़ी होगा कि एक इतना सा पार्ट यहां से बढ़ जाए, इतना सा पार्ट यहां से बढ़ जाए। लेकिन जब आप प्लांट की ग्रोथ करते हो ना, तो प्लांट में जो ग्रोथ होती है यहां हो जाएगी और मान लो यहां हो जाएगी, फिक्स पोजीशंस पर होती है। इसे हम कहते हैं कि प्लांट की ग्रोथ क्या है, लोकलाइज। इसका मतलब यह हो गया कि जो प्लांट की ग्रोथ है, प्लांट की ग्रोथ इज लोकलाइज्ड। क्या है, लोकलाइज्ड है। अब ये नहीं बोलना मैं प्रॉपर नोट्स नहीं बना रहा हूं, ये पूरे पॉइंट वाइज लिख रहा हूं, है ना, ठीक है। कुछ बच्चे परेशान भी रहते हैं इस बात से कि सर प्रॉपर नहीं लिख रहे, प्रॉपर लिख रहा हूं बेटा, ठीक है। अब हमने डिस्कस कर लिया कुछ प्लांट के ग्रोथ का फीचर, इनडेफिनेट या इनडिटर्मिनेट। ओपन का मतलब नए सेल्स ऐड होना, लोकलाइज का मतलब एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी, ये चीज। और मतलब एक्सिस पर हो सकती है और गर्थ इंक्रीज हो सकती है। अगर मैं एक पॉइंट और ऐड कर दूं तो मैं लिख सकता हूं, ग्रोथ कैन बी along axis and also चौड़ाई, गर्थ बढ़ा दो, गर्थ कैन बी इंक्रीज। मैं क्या कर सकता हूं, चौड़ाई बढ़ा सकता हूं, गर्थ कैन बी इंक्रीज, ठीक है। मैं क्या कर सकता हूं, चौड़ाई बढ़ा सकता हूं, गर्थ बढ़ा सकता हूं, ठीक है, क्लियर है। एक बच्चे ने कहा कि सर मिनरल न्यूट्रिशन के रोल नहीं है, हार्मोन तो आए यार, हार्मोन के रोल में से आ जाएगा। मतलब मिनरल न्यूट्रिशन के रोल इन जनरल आते हैं, इनकेस नहीं आए तो हार्मोन पे से आ गए। अच्छा, हम लोग आपको ये भी तो बता रहे हैं कि मतलब जो पढ़ा रहे हैं ऐसा नहीं ना कुछ छोड़ दिया, वो आ गए ना बैक्टीरिया। मैंने कहा था कि बैक्टीरिया के नाम पूछता, वो नाम करके जाना, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, तो आएगा बेटा, पेपर तो आता है, ठीक है, क्लियर है। आगे आ जाओ। अब सवाल ये है कि ग्रोथ को मेजर कैसे किया जाए। सुनना ध्यान से, इसको बहुत ध्यान से सुनना है।
हाउ कैन वी मेजर ग्रोथ? मेरी बात समझे, ग्रोथ को मेजर करने के लिए मैं अगर आपसे सही मायने में बोलूं कि प्लांट में ग्रोथ एक्चुअल में प्रोटोप्लाज्म बढ़ने से होती है। जैसे आप देखो इधर, ये आपके पास सेल है, ध्यान से देखना बेटा, बहुत ध्यान से देखना। ये मैंने सेल बना दिया, ठीक है, क्लियर। इसकी ये सेल वॉल है, आपको पता है सेल वॉल। ये मेरे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है ना, उसके लिए हमने एक और टर्म मान लो, चलो अभी बताएंगे दोनों में डिफरेंस है, पर अभी प्रोटोप्लाज्म लिखो। तो ये प्रोटोप्लाज्म लिक्विड है। अगर इसका ये प्रोटोप्लाज्म बढ़ेगा और इसका साइज ऐसे ही बढ़ेगा ना कहीं अगर सेल का साइज बढ़ाना है तो मुझे उसकी क्या बढ़ानी पड़ेगी? प्रोटोप्लाज्म बढ़ाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं टू इंक्रीज साइज मुझे प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज करना पड़ेगा बेटा। प्रोटोप्लाज्म को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो? प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज करना पड़ेगा। तो मैं अगर आपको कहूं कि ग्रोथ का एक्चुअल रीजन क्या है, सबसे पहले मेजर करने से पहले ग्रोथ का एक्चुअल रीजन दर्शानो। तो ग्रोथ का एक्चुअल रीजन इज क्या है बताओ? हम लिख रहे हैं इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में बढ़ना, प्रोटोप्लाज्म का बढ़ना, उसे हमने कहा ग्रोथ का एक्चुअल रीजन है कि प्रोटोप्लाज्म बढ़ा, उसकी वजह से ग्रोथ हुई। पर दिक्कत यह है यार कि हर एक सेल का प्रोटोप्लाज्म बढ़ रहा है, इसको मेजर करना बहुत मुश्किल है, ये लगभग इम्पॉसिबल है। तो हम इस चीज को लिख रहे हैं टू मेजर, आप समझो ध्यान से, टू मेजर इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म, इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म क्या है बेटा? इज नॉट इजी या नॉट पॉसिबल। आप समझो ध्यान से, नॉट पॉसिबल है ना। प्रोटोप्लाज्म को मेजर करना ग्रोथ को बड़ा मुश्किल काम हो गया। तो क्या करें? देखो मेरी बात सुनो, हम क्या करेंगे, हम ये करते हैं कि बढ़ा तो प्रोटोप्लाज्म है, उसकी वजह से प्लांट में जो फर्क आया, मान लो उसकी लेंथ बढ़ गई पूरे प्लांट की, उसको मेजर कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया वी ट्राई टू मेजर अदर पैरामीटर। हम कुछ और पैरामीटर ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे, उसमें सबसे पहला पैरामीटर क्या रहेगा? मान लो मैं लिखूंगा ड्यू टू प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज वी कैन मेजर इंक्रीज इन लेंथ। इंक्रीज इन, मान लो किसी की लेंथ बढ़ जाए, उसका फ्रेश वेट बढ़ जाए। आप समझ रहे हैं? फ्रेश वेट, ड्राई वेट, दोनों में फर्क क्या होता है बताता हूं। आप अभी लीफ तोड़ो, तुरंत वेट मेजर कर लो, वो फ्रेश वेट है। लीफ को सूखने दो, पानी उड़ने दो उसका, वो ड्राई वेट होता है। तो फ्रेश वेट, ड्राई वेट, है ना, आप समझ रहे हैं? उसका वॉल्यूम, सरफेस एरिया, किसके केस में? सरफेस एरिया किसी डाइकॉट लीफ, जिसे हम डॉर्सी वेंट्रल लीफ कहते हैं। एक सेकेंड देना बेटा। ठीक है, तो हमने क्या किया? इंक्रीज इन लेंथ, फ्रेश वेट, ड्राई वेट, वॉल्यूम और सरफेस एरिया। आप समझो, सरफेस एरिया किसका? डॉर्सी वेंट्रल लीफ का। किसका? डॉर्सी वेंट्रल लीफ का। क्लियर? तो इंक्रीज इन लेंथ, फ्रेश वेट, ड्राई वेट, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, ये सारी चीजें बढ़ रही हैं। जैसे लेंथ ऑफ पॉलन ट्यूब की लेंथ, तो ये सब मेजर कर सकते हैं। आप समझो, ये सब मेजर कर सकते हैं। इंक्रीज इन सेल
सेल नंबर मेजर कर लो। तो ये सारे तरीके ग्रोथ मेजर करने के। मैं डायरेक्टली प्रोटोप्लाज्म मेजर नहीं कर सकता, तो ये सारे पैरामीटर करता हूं। और इसके साथ मैं आपको कुछ चीजें और बताता हूं। एनसीईआरटी ने कुछ ऐसे एग्जाम्पल लिखे हैं, अदर एग्जाम्पल में लिख दिया है, जैसे मेज का एग्जाम्पल दिया है। उसने कहा है कि जो मेज होता है ना, मेज का जो सीड होता है, या शायद मेज के लिए लिखा है, उसमें लिखा है कि 1.75 लाख सेल पर आवर बनते हैं। एक आवर में इतने सारे सेल बढ़ जाते हैं। और उसमें कुछ लिखा है 375 लाख टाइम उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है वाटरमेलन के सेल का। तो वाटरमेलन के जो सेल हैं, वाटरमेलन के सेल जो हैं, उनका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है। तो ये कुछ डाटा है जो आपको ध्यान रखना है ना। क्लियर? तो ये ग्रोथ को लेके बताया। मैं कुछ एक्स्ट्रा डाटा बता रहा हूं जो एनसीईआरटी में नहीं है, कैसे मेजर करते हैं, सुन लो ध्यान से। अदर मेथड क्या है मेरे पास? अदर मेथड टू मेजर ग्रोथ क्या है मेरे पास, समझना ध्यान से। ग्रोथ को मेजर करने की अदर मेथड क्या है? अदर मेथड टू मेजर ग्रोथ, ग्रोथ को मेजर करने के अदर मेथड क्या है? सबसे पहला मेथड एक होता था, एक इंस्ट्रूमेंट होता था। बेटा मैं इंस्ट्रूमेंट इसलिए लिख रहा हूं कि ये आपके पास ऑप्शन में लिखा हुआ मिल जाएगा, पर ये आंसर नहीं होगा। ऑक्जेनोमीटर क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो ग्रोथ मेजर करता था लेंथ में। देखो कैसे, ये मैंने एक प्लांट बना लिया, ठीक, प्लांट बना लिया। उस प्लांट की टिप पर मैंने एक धागा बांधा और वो पुली पर है ऐसे। दिस इज पुली, एमजी लगा लो, है ना, पुली देखते ही एमजी लगा लेते तुम। और ये वेट नीचे जा रहा है ऐसे, ठीक है। और इस पुली पर मैंने पॉइंटर लगा रखा है ऐसे। ये पॉइंटर है जो किसी एक स्केल पर है। तो जैसे ही पुली घूमेगी उस स्केल पर मुझे ग्रोथ दिख जाएगी। तो प्लांट जब ग्रो करेगा तो ऐसे ऊपर मूव करेगा, ये इसके पुली के ऊपर से वेट नीचे मूव करेगा और ये पॉइंटर पे दिखेगा मुझे। तो इसे ऑक्जेनोमीटर कहते हैं। लिख, सिर्फ डायग्राम से समझ लेना है, ऑक्जेनोमीटर। तो ये क्या मेजर करता है? मेजर इंक्रीज इन लेंथ। अब देखो मैंने एक्स्ट्रा भी बताया, तो सिर्फ इतना बताया कि एक इंस्ट्रूमेंट का नाम बताया। जैसे लाइट के लिए फोटोमीटर होता है, ऐसे ऑक्जेनोमीटर लिखा हुआ मिल जाएगा ऑप्शन में, आंसर नहीं होगा, पर आपको यह भी पता होना चाहिए ऑक्जेनोमीटर क्या होता है। फिर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम जेसी बोस, इंडियन साइंटिस्ट थे, जगदीश चंद्र बोस। इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट खोजा था जिसका नाम क्रेसोग्राफ था। क्रेसोग्राफ, है ना, जो मेजर करता है ग्रोथ एक्टिविटी। क्या मेजर करता है? ग्रोथ एक्टिविटी। ग्रोथ एक्टिविटी को मेजर करता है। इसे हमने क्या बोला? जेसी बोस ने खोजा क्रेसोग्राफ। क्लियर है? जेसी बोस ने क्या खोजा बेटा? क्रेसोग्राफ खोजा। तो आपके पास, आप समझ लीजिए, आपके पास मेजर हुआ है इंक्रीज इन लेंथ, ठीक है। जेसी बोस ने खोजा है ग्रोथ एक्टिविटी को मेजर किया है। जेसी बोस ने क्रेसोग्राफ मेजर किया, मतलब क्रेसोग्राफ से ग्रोथ एक्टिविटी को मेजर किया, ठीक है। तो अदर मेथड टू मेजर ग्रोथ, है ना, अदर मेथड टू मेजर ग्रोथ वो आपको बता दिए, ऑक्जेनोमीटर और जेसी बोस के थ्रू क्रेसोग्राफ। यहां तक समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर। आगे चलो, ये हमारे पास ग्रोथ मेजर करने के तरीके। एक बार एनसीईआरटी भी देख लेते हैं यार, क्या कह रही है तुमसे, है ना, कुछ तो बोलती है, ठीक है। एनसीईआरटी के फर्स्ट पैराग्राफ में एक जनरल इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, वो ये है, हैव यू थॉट अबाउट वेयर एंड हाउ द स्ट्रक्चर लाइक रूट, स्टेम, लीफ, फ्रूट, सीड आए हैं, है ना, और ऑर्डरली आए। ऑर्डरली का मतलब एक के बाद एक बने। आपने कभी सोचा? नहीं सोचा। आप कहोगे नहीं सर हम ये सब नहीं सोचते हैं, क्योंकि सोचने में दिमाग लगता है, और हम क्या कर रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ ब्रेन का एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जहां पे हम दिमाग को कंजर्व कर रहे हैं, है ना। क्लियर है? सही है। हाँ, हम कम से कम खर्चते हैं, ऐसे कुछ बच्चे हैं हमारे पास जो कम से कम दिमाग खर्च सकते हैं, ठीक है। क्लियर? हाँ, ठीक है, जो कम से कम दिमाग यूज करना चाहते हैं, क्योंकि दिमाग यूज करने से पढ़ते हैं, और पढ़ना हम चाह नहीं रहे, ऐसे भी कुछ बच्चे होते हैं, है ना। अब असल में क्या हो रहा है कि कुछ दिनों से मतलब मैं ऐसे मार्क्स देख रहा हूँ, जैसे बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर मेरे मतलब 340 आ गए बायो में, या 350 आ गए, पर टोटल स्कोर 500 है। तो ये खुश होने वाली बात है, दुखी होने वाली बात है, पता नहीं, पर दुखी होने वाली बात है, क्योंकि इंडिविजुअल मार्क्स मैटर कैसे करेगा बेटा मेरे लिए। अगर आपको कॉलेज नहीं मिला, आप समझ रहे हो, इवन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके, मैं एक बच्चा ऐसा जिसके 360 भी आ रहे हैं, पर उसके 500 में कुछ है,
तो ये खुश होने वाली बात तो मुझे नहीं लग रहा है किसी तरीके से। मतलब उस बच्चे के साथ क्या हुआ कि कॉलेज नहीं मिलेगा, फिर हम क्या करेंगे खुश होके, है ना। ये इंडिविजुअल स्कोर कोई अचीवमेंट नहीं है बेटा। जब तक आपको कॉलेज अलॉट नहीं होगा फिर हमारा कोई बेनिफिट नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि स्टडी एक कंबाइन एफर्ट है, सारे सब्जेक्ट पे बराबर एफर्ट लगाना है और सबको लेकर चलना है। और एक ओवरऑल अप्रोच चाहिए जो दिन भर की हो। दिन भर की मतलब 1 घंटे पढ़ लिया छोड़ दिया, ऐसे नहीं, एक ओवरऑल अप्रोच चाहिए। तो अपने आप को फोकस कर लो, अगले नीट के लिए बिल्कुल लग जाओ, झोंक दो खुद को। मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि वो दिन आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे और मुझे भी बहुत खराब लगेगा कि यार 5-10 नंबर रह गए कम, है ना। वो दिन बेटा आप कुछ बदल नहीं पाओगे, जो बदलना है वो आज बदल लो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो हम देख रहे हैं यू आर बाय नाउ अवेयर ऑफ टर्म सीड, सीडलिंग प्लांट्स, ठीक है। मैच्योर प्लांट, ये सब आप, सीड क्या होता है, बीज, सीडलिंग छोटा प्लांट, प्लांटलेट मतलब थोड़ा बड़ा, फिर पूरा मैच्योर प्लांट हो जाता है, ठीक है। आपने देखा है कि कैसे ट्री की, ये जनरल बातें कर रहा है। इसमें कह रहे हैं कुछ पार्ट ऐसे हैं जैसे लीफ, फ्लावर, फ्रूट, उनकी लिमिटेड डायमेंशन होती है, कुछ टाइम के बाद गिर जाते हैं जैसे मैंने बोला था, लेकिन स्टेम की लेंथ बढ़ती रहती है ना, क्लियर है। और उसके बाद ये जनरल लिखा हुआ है यहां पे, क्लियर। ऑल सेल्स ऑफ प्लांट कहां से आते हैं, जाइगोट से, हम स्टार्टिंग में बोल भी रहे थे, ठीक है। वाई हाउ दे बिकम डिफरेंट फॉर स्ट्रक्चर, कैसे अलग हो जाते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन होती है। ग्रोथ के साथ साथ क्या होती है, डिफरेंशिएशन होती है, ये चीज होती है। तो डेवलपमेंट इज अ सम ऑफ 2 प्रोसेस, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, ये चलता ही है मेरे पास, इसे डेवलपमेंट कहते हैं। हमने डिस्कस कर लिया है बेटा, ठीक है। तो यहां से आपका मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। देखो ये जनरल लिखा हुआ है, जो चीजें आपको पता है। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज सीड जर्मिनेट करता है, ये हमने बताया था, सीड है, प्लांट बनेगा, फिर वो ग्रोथ बंद कराता है, ठीक है। इन एब्सेंस ऑफ फेवरेबल कंडीशन सीड जर्मिनेट नहीं करता, अगर उसे पानी नहीं मिलेगा तो जर्मिनेट नहीं करेगा, ठीक है। ये सारी चीजें ले रखा है। अब उसको मेटाबॉलिक कह रहा है कि जब सीड को कंडीशन ठीक मिलेगी तो मेटाबॉलिक। तो इस चैप्टर में मुझे ग्रोथ के बारे में पढ़ना है। तो ये देखो, इसने सीड के बारे में दिखाया, एक डायग्राम दिखाया है ना, देखो ये कॉटलिडन है, ठीक है, क्लियर। हाइपोकोटाइल, जिससे शूट बन रहा है। हाइपोकोटाइल क्या होता है, जिससे शूट बनता है। बीन का सीड दिखा रखा है। अब आ जाओ जरा, ये यहां से आपके चैप्टर की डिटेल स्टार्ट हो रही है। तो ग्रोथ इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉन्स्पिक्यूअस, आपको बताया था कॉन्स्पिक्यूअस, जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। व्हाट इज ग्रोथ, ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज एन इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन, किसमें इरिवर्सिबल है, किसमें, साइज ऑफ ऑर्गन में, ठीक है, पार्ट्स और इंडिविजुअल। देखो साइज ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल या साइज ऑफ ऑर्गन, ये बढ़ना। ग्रोथ इरिवर्सिबल होनी चाहिए, उसमें कैटाबोलिज्म भी होता है और एनाबोलिज्म भी होता है, ठीक है, क्लियर, सही है। देयरफॉर फॉर एग्जांपल एक्सपेंशन ऑफ लीफ इज ग्रोथ, लीफ का साइज बढ़ना। लेकिन लकड़ी का फूलना ग्रोथ नहीं है, या स्पॉन्ज का फूलना ग्रोथ नहीं है, क्योंकि लकड़ी फूल के वापसी साइज छोटा हो जाएगा, दैट इज रिवर्सिबल, ठीक है। ये चीज कह रहा है ग्रोथ को लेके। उसके बाद कह रहा है कि प्लांट की ग्रोथ इनडिटरमिनेट होती है, ठीक है, क्योंकि प्लांट इनडिटरमिनेट का रीजन भी है क्योंकि उसमें मेरिस्टेम होती है जो हमेशा काम करती रहती है। तो प्लांट ग्रोथ इज यूनिक बिकॉज प्लांट रिटेन द कैपेसिटी फॉर अनलिमिटेड ग्रोथ। प्लांट में अनलिमिटेड ग्रोथ क्यों होती है, क्योंकि उसमें मेरिस्टेम होती है। मेरिस्टेम मतलब कुछ पर्टिकुलर लोकेशन पर डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, ये हमने डिस्कस किया था कि इनडेफिनेट या इनडिटरमिनेट ग्रोथ होती है क्योंकि मेरिस्टेम होती है। दूसरा ओपन ग्रोथ होती है। देखो द सेल्स ऑफ सच मेरिस्टेम कैपेसिटी टू डिवाइड, डिवाइड मतलब डिवाइड करेंगे, और सेल्फ परपीटुएट, सेल्फ परपीटुएट का मतलब होता है खुद से डेवलप करेंगे, है ना, कोई उसको बोल नहीं रहा है, खुद से आगे डेवलप करेंगे। द प्रोडक्ट हाउएवर सून लूज द कैपेसिटी टू डिवाइड, सच cells make up the plant body. This form of growth where new cells are always being added to the plant body by the activity of meristem is called open form of growth. तो इस ग्रोथ को हम क्या नाम देते हैं, जो किस वजह से होती है, आप देख रहे हो, न्यू सेल्स आर ऑलवेज बीइंग एडेड टू द प्लांट बॉडी बाय द एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टेम इज कॉल्ड ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। इसे हम नाम देंगे ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ, जिसमें क्या होगा, नए सेल्स हमेशा ऐड होंगे, और किसकी वजह से, देख रहे हैं, इन अ प्लांट बॉडी एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टेम, इसे ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ के, नए सेल ऐड होते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है, लेंथ बढ़ना, किसकी वजह से, एपिकल, शूट एपिकल, रूट एपिकल बताया था। तो प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड
प्रिंसिपली कंट्रीब्यूट टू द इलोंगेशन ऑफ, लेंथ बढ़ती है अलोंग द एक्सिस, ये बताया था ना, शूट एपिकल रूट एपिकल की वजह से। और डाइकॉट और जिम्नोस्पर्म में मैंने कहा था ना, उसी में कैम्बियम होती है, लेटरल मेरिस्टेम होती है, जैसे कि वास्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम, जो लेटर आती है लाइफ में बाद में आती है। मतलब पहले प्लांट की नॉर्मल ग्रोथ होने के कुछ समय के बाद उसकी चौड़ाई बढ़ती है। दीज आर मेरिस्टेम दैट कॉज द इंक्रीज इन द गर्थ ऑफ द ऑर्गन्स इन विच दे आर एक्टिव। दिस इज नोन एज सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लांट। इसे हम क्या नाम देंगे? सेकेंडरी ग्रोथ का नाम देंगे। क्लियर? आगे चलो। ग्रोथ इज मेजरेबल। ग्रोथ को हम क्या करेंगे? मेजर कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? ग्रोथ एट सेलुलर लेवल, ठीक है, इज प्रिंसिपली कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंक्रीज इन द प्रोटोप्लाज्म। यही तो बोला आपको, ग्रोथ सेल के लेवल में कैसे होती है? प्रोटोप्लाज्म बढ़ने से। सिंस इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म इज डिफिकल्ट टू मेजर डायरेक्टली, प्रोटोप्लाज्म का बढ़ना डायरेक्टली मेजर करना बहुत मुश्किल है। सिंस द इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म इज डिफिकल्ट टू मेजर डायरेक्टली, वन जनरली मेजर सम क्वांटिटी विच इज मोर और लेस प्रोपोर्शनल टू इट। हम भाई ये नहीं कर सकते, देखो हम प्रोटोप्लाज्म मेजर नहीं कर सकते, उसकी वजह से कुछ और हुआ उसको मेजर करते हैं। जैसे कि क्या क्या मेजर करते हैं? फ्रेश वेट, ड्राई वेट, सरफेस एरिया लिखा ना, सेल नंबर, ये सब। ठीक है, ये जैसे कह रहा है, आपको जान के हैरानी होगी कि जो रूट एपिकल मैं शीड बोल रहा था, रूट एपिकल मेरिस्टेम है, मेज में 17,500 नए सेल्स पर आवर में बनते हैं। ठीक है, वाटरमेलन में 3,50,000। इसको डाटा को भी ठीक कर रहा हूं, डाटा ये तो ना। पॉलन ट्यूब में लेंथ बढ़ती है, और डॉर्सी वेंट्रल लीफ लिखा होगा यहां पे, ये रहा, उसमें मेरे पास डॉर्सी वेंट्रल होती है, डाइकॉट की लीफ ऐसे, आपने देखा होगा शुगर केन की लीफ ऐसे होती है, उसे आइसोबायलेटरल कहते हैं, सीधी आती है ऐसे। और नॉर्मल पीपल वगैरह की लीफ ऐसे होती है, उसे डॉर्सी वेंट्रल कहते हैं, उसमें सरफेस एरिया बढ़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ग्रोथ मेजर करते हैं। अब हम यहां से जो टॉपिक पढ़ेंगे वो फेजेस पढ़ेंगे। मैं यहां पे ठीक कर देता हूं, ये 1 पॉइंट। मेज में बेटा हमारे पास कितना ग्रोथ होता है? कई बार क्या होता है, मैं डाटा स्किप करता हल्का सा, तो इट इज 17,500, ठीक है, सेल्स पर आवर है। और ये किसमें है? उसके रूट एपिकल मेरिस्टेम में। रूट एपिकल मेरिस्टेम की डिवीजन हो रही है। ठीक है, और इसमें हमने वॉल्यूम कितना इंक्रीज किया था सेल का? हमने बढ़ाया था 3.5 लाख। आप समझ रहे हैं, इतने टाइम वॉल्यूम बढ़ता है सेल का, सेल का वॉल्यूम इतने टाइम बढ़ता है। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे देखते हैं, आ जाओ। अब हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, फेजेस ऑफ ग्रोथ। ठीक है, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। ह्यूमन की लाइफ में, इंसान की लाइफ में ग्रोथ जब होती है तो आप सबसे पहले, आप सुनना मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनना। ह्यूमन की लाइफ में जब ग्रोथ होती है तो सबसे पहले, जब ग्रोथ हो रही होती है हमारे पास, सबसे पहले आप आती है चाइल्डहुड एज आती है, फिर टीन एज आती है, फिर एडल्ट एज आती है, फिर ओल्ड एज आ सकती है। तो मान लो मैंने कहा एक ईयर बना दिया, मैं कहा भाई इतने से इतने टाइम की जो एज है वो चाइल्डहुड है, उसमें ये चेंजेस होंगे। मैं आपसे एक चीज बताओ जरा, क्या नेचर ने कोई लाइन बना के भेजी है ये होनी चाहिए? नहीं, आप कहोगे नहीं ऐसी कोई लाइन ही नहीं है। तो आप कैसे कहते हो भी चाइल्डहुड है? कुछ चेंजेस को नाम देते हो, मतलब होने वाले बदलाव को आपने नाम दे दिया कि भाई ये वो फेज है लाइफ का, ये चाइल्डहुड है, ये टीन एज है, ये एडल्टहुड है, मतलब बदलाव को आपने फेज का नाम दे दिया। ऐसे ही अगर मैं प्लांट में ग्रोथ को ऑब्जर्व करना है तो डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होते हैं। ये फेजेस कौन से होते हैं? पहला फेज क्या होता है, क्योंकि मैंने कहा था प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ ही मेन होती है, तो सेल का डिवीजन वाले फेज को हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक फेज, जिसमें सेल्स डिवाइड कर रहे होते हैं। उसके बाद सेल्स का साइज बढ़ रहा होता है, इलोंगेशन फेज, और उसके बाद मेरे पास आ जाता है मैच्योरेशन फेज। तो मैं आपसे अगर ये चीज कहूं कि आप एक चीज बताना, क्या आप अपने सामने, अगर आपको मान लो ह्यूमन की ग्रोथ ऑब्जर्व करनी है, एक तरीका है कैमरा लगा दो एक ह्यूमन के ऊपर और उसको बचपन से बढ़ता हुआ देखो, या आप क्या करो, अलग अलग ह्यूमन ले लो जिनकी अलग अलग एज में होने वाले बदलाव देख लो, वो भी कर सकते हो। तो हमने ऐसा ही किया, हमने कहा कि जो प्लांट के सेल की ग्रोथ है उसके 3 फेजेस हैं, मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन और मैच्योरेशन। उसको मैं एक सिंगल सेल में ना देखकर मैं रूट के अंदर
डिफरेंट पार्ट्स में वो फेजेस देखता हूं। मैं रिपीट कर रहा हूं, सेल के अंदर जो जैसे सेल ग्रो करता है उसके अंदर जब मैं ऑब्जर्व करता हूं तो मैं ये देखता हूं बेटा कुछ टॉपिक इसके बोरिंग फील होते हैं, चुटकुले सुना नहीं सकता, मैं एनसीईआरटी पढ़ा सकता हूं। ध्यान रखना इस बात को, और वो आएगा पेपर में, सुन लो ध्यान से, ठीक है। इंटरेस्टिंग बनाने का मतलब क्या होगा कि इंटरेस्टिंग बनाने के चक्कर में मैं कुछ ऐसी बातें कर दूंगा एग्जाम में वो बातें याद आएंगी, एग्जाम का टॉपिक याद नहीं आता, इसलिए मैं ऐसे काम नहीं करता हूं, ठीक है। मतलब मैं बहुत एग्जांपल्स दूंगा तो उससे क्या होगा, आपको वो बातें याद नहीं आएंगी जो आपको एग्जैक्टली चाहिए। तो सुन लो जो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने आपको एग्जांपल दिया ह्यूमन की लाइफ का, तो मैं किसी सिंगल ह्यूमन को ऑब्जर्व ना करके डिफरेंट ह्यूमन में होने वाले बदलाव को फेजेस कहता हूं। सिमिलरली मैं किसी जर्मिनेटिंग सीड को ले लेता हूं, ये एक सीड है मेरे पास जो जर्मिनेट कर रहा है, उसकी ये रूट है, उसका ये रूट है, रूट में ये रीजन मेरिस्टेमेटिक रीजन है। तो इसमें जो सेल्स होंगे किस फेज के होंगे, मेरिस्टेमेटिक फेज के होंगे। यहां पर जो सेल्स होंगे वो इलोंगेशन रीजन के हैं, और यहां पर हमारे पास क्या है, मैच्योरेशन रीजन के सेल्स हैं। आप समझना, ठीक है, आप ये समझना। तो हमारे पास फेजेस ऑफ ग्रोथ को लेके हम बात कर रहे हैं, फेजेस ऑफ ग्रोथ को लेके हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट हमारे पास मेरिस्टेमेटिक फेज की, हम देखो फेजेस ऑफ ग्रोथ को लेके बात कर रहे हैं। तो फेजेस ऑफ ग्रोथ में सबसे पहले मैं क्या पढ़ने वाला हूं, समझना ध्यान से। फर्स्ट मैं लिख रहा हूं मेरिस्टेमेटिक फेज। मेरिस्टेमेटिक फेज रूट के उस जगह पर होगा जहां मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं। इसका मतलब ये फेज किस में होगा, प्रेजेंट इन डिवाइडिंग सेल्स, या डिवाइडिंग सेल्स में ये फेज है, या डिवाइडिंग सेल इस फेज में होते हैं। अगर मैं कहूं कि मुझे डिवाइडिंग सेल के कुछ फीचर बताओ, एनसीईआरटी ने कहां कहां दे रखे, एक इस चैप्टर में लिखे, एक मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में कुछ लिखे हुए हैं, ठीक है। ये दो जगह डिवाइडिंग सेल के फीचर लिखे हैं। तो मेरे पास फीचर ऑफ डिवाइडिंग सेल, तो डिवाइडिंग सेल के क्या फीचर होते हैं, डिवाइडिंग सेल के क्या फीचर होते हैं। मान लो मैंने डिवाइडिंग सेल ये बना दिया, ये डिवाइडिंग सेल बना दिया, ऐसे ध्यान से समझना, ये मैंने डिवाइडिंग सेल ऐसे बना दिया, ठीक, क्लियर। इस डिवाइडिंग सेल में मैंने ये साइटोप्लाज्म ऐसे दिखा दिया आपको, आप समझना ध्यान से। मैंने डिवाइडिंग सेल में इस तरीके से साइटोप्लाज्म ऐसे दिखा दिया, ऐसे इस तरीके से। देखो आपको याद होना चाहिए क्या क्या चेंजेस होते हैं। मैंने इसके बीच में कनेक्शन बना दिए ऐसे, इस तरीके से कनेक्शन बना दिए, प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन है, ठीक है। इसका जो न्यूक्लियस है वो काफी बड़ा और डेंस होता है। मान लो ये न्यूक्लियस बना दिया, दिस इज न्यूक्लियस, लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस, बड़ा साइज का न्यूक्लियस होता है, आप समझ रहे हो। और इसकी सेल वॉल डिवाइडिंग सेल्स है बेटा, और इनके बीच में कनेक्शन है। ये मैंने डिजाइन नहीं बनाया है, ये प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन है। जिस बच्चे को नहीं पता व्हाट इज प्लाज्मोडेस्माटा, याद कर लो, सेल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, देखो बेटा एक चीज समझो, आप लोग ड्रॉपर के बच्चे हो, हम ये नहीं कर सकते कि आपको कहें कि बेटा आप एक काम करो, आप दो चीजें हैं यहां पे। पहली चीज ये है कि हर चैप्टर में किसी न किसी दूसरे चैप्टर के बेसिक जरूर होते हैं। तो हम कोई ऐसा चैप्टर नहीं पढ़ा सकते जिसमें कोई बेसिक नहीं है। जैसे मान लो मैं आपको कहूं कि मैं आपको वो पढ़ा रहा हूं, कोई और चैप्टर पढ़ा रहा हूं, मान लो प्लांट किंगडम पढ़ा रहा हूं, तो प्लांट किंगडम में सेल साइकिल के बेसिक हैं। फिर मैं सेल साइकिल पढ़ा रहा हूं तो सेल साइकिल में सेल के बेसिक हैं। फिर मैं सेल पढ़ा रहा हूं तो उसमें बायोमोलिक्यूल के बेसिक हैं, और मैं बायोमोलिक्यूल पढ़ा रहा हूं तो उसमें सारे चैप्टर के बेसिक हैं। तो ऐसे तो कुछ पढ़ा ही नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं आपको ये कह रहा हूं कि हमारे पास, हम आपको जहां भी जो चीज आएगी मैक्सिमम बताते हुए चलेंगे। तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, दो प्लांट सेल के बीच का कनेक्शन होता है। तो अभी क्या होते हैं, कनेक्शन प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल के कनेक्शंस हैं। क्या है मेरे पास, कनेक्शंस हैं प्लांट सेल के, ठीक है। प्लांट सेल में आपस में क्या कनेक्शन है वो बना दिया मैंने। दिस इज प्लाज्मोडेस्माटा, दिस इज प्लाज्मोडेस्माटा, जो प्लांट सेल के बीच का कनेक्शन है। प्लांट सेल के बीच का क्या है, कनेक्शन है,
जिसे हमने क्या नाम दे दिया, जिसे हमने नाम दे दिया प्लाज्मोडेस्मेटा। क्लियर हो गई बात? तो प्लांट सेल्स के बीच का क्या है, कनेक्शन है, प्लाज्मोडेस्मेटा। बहुत ध्यान से सुनना। तो मैं फीचर लिखता हूं डिवाइडिंग सेल के। तो सबसे पहला फीचर इसकी थिन वॉल होती है, इसकी वॉल बड़ी पतली होती है। ऐसा नहीं कि सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल है, ये सेल वॉल है, और अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बताऊं, ये देखो, ये मान लो मैंने ये सेल वॉल बना दी। ठीक है, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें बड़ा सा न्यूक्लियस है और डेंस साइटोप्लाज्म है। अब देख रहे हो, ये डेंस साइटोप्लाज्म मतलब इसमें कुछ ना कुछ काम चल रहा है, इसे डेंस साइटोप्लाज्म कहते हैं। ऐसा कुछ होता है डिवाइडिंग सेल, जिसमें मेरे पास ये फीचर होते हैं। तो सबसे पहले थिन वॉल है और प्राइमरी सेल वॉल है। प्राइमरी सेल वॉल क्या होती है? प्राइमरी सेल वॉल होती है जो सबसे पहले बनती है। उसके बाद न्यूक्लियस लार्ज है। बड़े न्यूक्लियस को क्या बोलोगे? जो चीज इजीली ऑब्जर्व हो, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं कॉन्स्पिक्यूअस। क्या वर्ड यूज करोगे? कॉन्स्पिक्यूअस यूज करते हैं, कॉन्स्पिक्यूअस। तीसरा हमारे पास डेंस साइटोप्लाज्म। थर्ड हमारे पास क्या है? डेंस साइटोप्लाज्म। क्लियर? थर्ड हमारे पास क्या है? डेंस साइटोप्लाज्म है। तो फर्स्ट हमने पढ़ा थिन वॉल, सेकंड हमने पढ़ा न्यूक्लियस लार्ज, थर्ड हमने पढ़ा डेंस साइटोप्लाज्म। डेंस साइटोप्लाज्म मतलब बहुत काम चल रहा है। फोर्थ हमने पढ़ा मल्टीपल प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। मल्टीपल प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन, बहुत सारे प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन होते हैं। क्लियर है? सही है। अभी डिपोजिशन नहीं होता। होता क्या बेटा, सबसे पहले सेल वॉल शुरुआत में बनती है और उसमें कोई चीज इकट्ठी करके उसे सेकेंडरी बना देते हैं। तो अभी सेकेंडरी वॉल तो बनी नहीं है। क्लियर? अभी प्राइमरी ही है। तो ये फेजेस ऑफ ग्रोथ में सबसे पहले मेरिस्मेटिक फेज की बात हो गई। अब ये वाला रीजन हो गया, इसे हम कह रहे हैं इलोंगेशन का रीजन। ठीक है, इसे हम क्या कह रहे हैं बेटा? इलोंगेशन फेज। अब आपको पता है कि ये सेल, ध्यान से सुनेंगे बेटा, ये सेल इलोंगेशन फेज, हम लिख रहे हैं इलोंगेशन फेज। अब मैं क्या बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना। मैंने इलोंगेशन फेज लिखा, ये देखो आप ध्यान से। ये मैंने सेल बना दिया, मैंने कहा कि भाई इसमें, ध्यान से सुनना मैं जो बताने वाला हूं आपको, इसमें मेरे पास ये न्यूक्लियस है। ठीक है, अब देखना, इसको मैंने कहा प्राइमरी सेल वॉल। क्या बोलेंगे? प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहा हूं। और इसमें अभी वैक्यूल नहीं है बेटा, वैक्यूल नहीं है, ये लार्ज न्यूक्लियस है। लार्ज साइज का क्या है? न्यूक्लियस है। तो ये प्राइमरी सेल वॉल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये लार्ज साइज का न्यूक्लियस है। ये आपके सामने है। अब मैं यहां से क्या बोलने जा रहा हूं उसको समझना, उसको समझना। हमारे पास लार्ज साइज का न्यूक्लियस, मैं क्या कहने जा रहा हूं, देखो क्या क्या बदलाव होते हैं। मैं यहां पर एक चीज और लिख सकता हूं, अगर मैं फिफ्थ लिखूं तो वैक्यूल एब्सेंट होता है। आपको पता है कि प्लांट में वैक्यूल 90% वॉल्यूम लेता है, लेकिन अभी डिवाइडिंग सेल में बना नहीं है, नया सेल है ना, अभी बना नहीं है। ठीक है, आगे आओ। तो इस डिवाइडिंग सेल में जब चेंजेस होंगे तो क्या होंगे? पहला, इसका साइज बढ़ेगा, तो इलोंगेशन हो रही है, तो प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज होगा। तो मैं क्या क्या चेंजेस लिख रहा हूं, देख लो चेंजेस क्या लिख रहा हूं। सबसे पहले मैं लिखूंगा, सबसे पहले चेंजेस देखो मैं क्या लिख रहा हूं। चेंजेस ए, प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज। क्या बढ़ गया? प्रोटोप्लाज्म बढ़ गया है ना, इसमें वो लिक्विड था वो बढ़ गया। दूसरी चीज, वैक्यूल बनना स्टार्ट हो जाता है, इसे कहते हैं वैक्यूलेशन। वैक्यूल बनना स्टार्ट हो जाता है, वैक्यूल स्टार्ट टू डेवलप, ये भी समझ आ गया हमें। तीसरी चीज, ये जो सेल वॉल है, इस सेल वॉल में कुछ मटेरियल डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। सेल के अंदर, देखो अंदर से होगा, अंदर से कुछ केमिकल इसमें डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है ऐसे।
तो इसे कहते हैं कि सेल वॉल में डिपोजिशन स्टार्ट हो गई, है ना। सेल वॉल में क्या हो गई, डिपोजिशन स्टार्ट हो गई। तो सेल वॉल में कुछ डिपोजिशन मेरे पास क्या हो गई, स्टार्ट हो गई। गेट स्टार्टेड, ये स्टार्ट हो गई, आप समझ लो। तो प्रोटोप्लाज्म का साइज बढ़ गया, वैक्यूल स्टार्ट टू डेवलप एंड सेल वॉल में डिपोजिशन क्या हो गई, गेट स्टार्टेड। डिपोजिशन स्टार्ट हो गई, वैक्यूल स्टार्ट टू डेवलप, प्रोटोप्लाज्म बढ़ गया। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म क्या हुआ, बढ़ गया। आपको समझ आ रही है, प्रोटोप्लाज्म बढ़ गया। अब यहां से हम आगे जाएंगे, और इसके आगे की बात करने वाले हैं। सुन लो ध्यान से। सेल वॉल है, वैक्यूलेशन है, ये आपके सामने है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं ये तो इलोंगेशन फेज हो गया। आखिरी फेज क्या है कि सेल का मैक्सिमम साइज अचीव हो जाना। इसका मतलब वो इन सेल्स में होता है। किस में होता है, इन सेल्स में। मैं आपको दिखाता हूं। इसके बाद मेरे पास होता है कि सेल का मैक्सिमम साइज अचीव हो गया, उसे हम कहते हैं कौन सा फेज, मैच्योरेशन फेज। क्या बोलते हैं, मैच्योरेशन फेज कहते हैं। तो इसमें सेल का मैक्सिमम साइज अचीव हो गया। ठीक है, आप देखो, मैं कहूंगा कि चलो सेल का ये मैक्सिमम साइज है। उसके बाद जो डिपोजिशन होनी थी, जो भी डिपोजिशन होनी थी वो भी पूरी हो गई। पूरी चारों तरफ से डिपॉजिट हो गया। कुछ करना था, मान लो लिग्निन वगैरह डिपॉजिट कर रहे थे। दिस वॉज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वैक्यूल बन गया हमारे पास, है ना। वैक्यूल पूरा बन गया। न्यूक्लियस एक साइड में पुश हो गया। ऐसा कुछ चेंजेस हो गए मेरे पास। तो चेंजेस जो होंगे बेटा मैच्योरेशन फेज में, क्या क्या चेंजेस होंगे, सेल साइज अटेन मैक्सिमम साइज। मैक्सिमम साइज, सेल ने अपना मैक्सिमम साइज अटेन कर लिया। दूसरा, डिपोजिशन कंप्लीट हो गई। डिपोजिशन क्या हो गई बेटा, कंप्लीटेड। डिपोजिशन पूरी हो गई। तो सेल साइज ने अपना मैक्सिमम साइज अटेन कर लिया। उसके साथ क्या हो गया, डिपोजिशन क्या हो गई बेटा, कंप्लीट हो गई। डिपोजिशन क्या हो गई हमारे पास, कंप्लीट हो गई। तीसरी चीज सुन ले ध्यान से बेटा, सेल साइज अटेन, सेल ने मैक्सिमम। तीसरी चीज, वैक्यूल मैक्सिमम साइज का है। और जो भी इसके साइटोप्लाज्म में चेंज आना है, जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं। आपने वो पढ़ा है, जाइलम में वेसल्स होते हैं, उनमें साइटोप्लाज्म नहीं होता, वो मैच्योर सेल होता है। या इस साइटोप्लाज्म में कम जगह में बचाइए। तो जो भी साइटोप्लाज्म की मॉडिफिकेशंस हैं वो यहां पर कंप्लीट हो जाएंगी। साइटोप्लाज्म की मॉडिफिकेशन क्या है, कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, ये मैच्योरेशन फेज, मतलब जब सेल मैच्योर होता है तो उसका साइज फिक्स हो गया, बदलेगा नहीं। अब उसमें साइटोप्लाज्म में जो बदलाव होने थे वो हो गए। वैक्यूल मैक्सिमम साइज का, वो क्या हो गया, सेल बिकम परमानेंट। सेल परमानेंट हो गया, अब कोई काम करेगा। सेल बिकम परमानेंट। नाउ इट कैन फंक्शन, वो क्या कर सकता है, कोई ना कोई काम कर सकता है। ये हो गई, इसे मैच्योरेशन फेज कर रहा है। मेरी बात सुनो ध्यान से। एनसीईआरटी ने एक बात बोली है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के चैप्टर में कि एग्जैक्टली अगर आप किसी रूट को ऑब्जर्व करो, इलोंगेशन फेज की वजह, इलोंगेशन जोन में ही मेन ग्रोथ होती है। इसको एनसीईआरटी ने एक डायग्राम ऐसा बनाया था। उसने क्या करा, उसने ये दिखाया कि जैसे इतना बड़ा ए यहां है, लेकिन ए की ग्रोथ आप देख रहे हो ऐसे हो जाएगी। बी की ग्रोथ देखो, ये इतना बड़ा बी है तो इतना बड़ा बी नहीं है, बी की ग्रोथ ऐसे हो गई, सी की हो गई। लेकिन उसने बोला कि जो ऊपर वाले रीजन है, जो पहले से जिनमें ग्रोथ नहीं होनी थी, जैसे मान लो उसने क्या किया, एनसीईआरटी ने क्या किया है, ये सी डी ऐसे करके है, ऐसे करके बनाया हुआ है। उसने कहा देखो भाई, ए बी सी डी इन चारों रीजन में इलोंगेशन होनी थी, तो इन चारों में मेरे पास उसने प्रॉपर इलोंगेशन करके दिखाया। इन चारों में उसने क्या किया, इलोंगेशन करके दिखाया। आप समझना ध्यान से, चारों में ये ए बी सी डी इसमें करके दिखाया, लेकिन उसके ऊपर के रीजन में इलोंगेशन नहीं हुई। तो ये बताना चाह रहा था वो, ऐसा एक डायग्राम बना रखा है जिसमें कहा है कि भाई ये जगह बढ़ गई, ये जगह बढ़ गई, ये बढ़ गई, ये बढ़ गई, लेकिन ऊपर की जगह नहीं बढ़ी, क्योंकि डिवाइडिंग वाले सेल्स या इलोंगेटिंग रीजन सिर्फ इतना था।
ये वाला रीजन मैच्योरेशन था। अब बाद में इलोंगेशन वाला मैच्योरेशन में कन्वर्ट होगा, एक अलग चीज है। ये डायग्राम एनसीईआरटी ने बना रखा है, आप एक बार चेक करना, आपको समझ आएगा कि जहां इलोंगेशन होनी थी वही वही रीजन जो है उनमें ग्रोथ हुई है। तो मेरे पास, मैं लिख देता हूं यहां पर, ग्रोथ ऑब्जर्व्ड मेनली इन इलोंगेशन रीजन। आ रही बात समझ? क्लियर है? ग्रोथ हमारे पास सिर्फ किस में होगी? इलोंगेशन रीजन में होगी। क्लियर? आगे देखो, अब हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ग्रोथ रेट। एक बार एनसीईआरटी चेक कर लेते हैं। देखो मैं क्या बता रहा हूं। देखो ये वो डायग्राम था जिसमें ये लेटरल मेरिस्टेम बनी हुई है, ये वाली, जिसे वास्कुलर कैम्बियम कह रहे हैं। इससे गर्थ बढ़ेगी, चौड़ाई, और लेंथ ऐसे और ऐसे किस में बढ़ेगी? शूट एपिकल और रूट एपिकल से। ये वो डायग्राम है बेटा, ठीक है। इसके बाद आ जाओ फेजेस ऑफ ग्रोथ की बात करते हैं, ठीक है। देखो क्या है, द पीरियड ऑफ ग्रोथ इज जनरली डिवाइडेड इनटू 3 phases: मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन एंड मैच्योरेशन। समझ रहे हैं? 3 phases में उसे डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय लुकिंग एट द रूट टिप। एक बार रूट टिप को देखकर उसे अंडरस्टैंड करो। The constantly dividing cells both at the root apex and the shoot apex represent the meristematic phase। तो रूट और शूट एपेक्स के जो सेल्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे? मेरिस्टेमेटिक फेज रिप्रेजेंट करेंगे। तो पीरियड ऑफ ग्रोथ इज जनरली डिवाइडेड इनटू 3 phases। फर्स्ट इज मेरिस्टेमेटिक, सेकंड इज इलोंगेशन, थर्ड इज मैच्योरेशन। Let us understand this by looking at the root tip। This constantly dividing cell को अगर आप देखोगे वो मेरिस्मेटिक रीजन है। देखो उसके क्या है, डेंस साइटोप्लाज्म, लार्ज साइज का न्यूक्लियस, देख पा रहे हो? देयर सेल वॉल इज प्राइमरी इन नेचर, सेलुलोज तो होगा, बहुत सारे प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन है, और इनके जस्ट ऊपर इलोंगेशन रीजन है। उसके सेल्स के फीचर देखो। देखो इस डायग्राम की बात कर रहा था मैं, ये देख रहे हो, ए बी, ये वाले इस रीजन में ग्रोथ हुई है। ये वाला रीजन जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, इनमें ग्रोथ नहीं हुई। ये इसमें इलोंगेशन हुई। ये चीज मैं कह रहा था, आप समझ रहे हो? ये डायग्राम की मैं बात कर रहा था, ठीक है। आ जाओ जरा, एक सेकंड दो बस मुझे। हाँ, ये देखो, मेरिस्मेटिक जोन रिप्रेजेंट द फेज ऑफ इलोंगेशन। मेरिस्मेटिक जो कि लिखा हुआ प्रॉक्सिमल टू मेरिस्मेटिक, मतलब प्रॉक्सिमल का मतलब होता है जस्ट नियर टू मेरिस्मेटिक जोन, रिप्रेजेंट द इलोंगेशन जोन। इंक्रीज वैक्यूलेशन, वैक्यूल बनेगा, सेल का साइज बनेगा और नई सेल वॉल डिपॉजिट होगी। कह रहे ना, नया माल उसमें क्या नाम है, न्यू वॉल मटेरियल उसमें डिपॉजिट होगा, ठीक है। क्लियर? फर्दर अवे फ्रॉम एपेक्स, एपेक्स से और दूर चले जाएंगे। प्रॉक्सिमल टू फेज मतलब फेज ऑफ इलोंगेशन के बाद में लाइज द पोर्शन ऑफ एक्सिस विच इज अंडरगोइंग फेज ऑफ मैच्योरेशन। द सेल्स ऑफ दिस जोन अटेन द, वहां पर मैक्सिमम साइज आ जाएगा, इन्वॉल्व सेल थिकनेस, प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन, मोस्ट ऑफ द टिश्यू एंड सेल टाइप क्या होंगे आपने पढ़े हैं। आगे आ जाओ, ग्रोथ रेट। एक मिनट बेटा, एक बार पानी पी लो। एक सेकेंड बेटा। हाँ, असल में जब तबीयत ज़्यादा खराब, मतलब जब पूरी तरह ठीक नहीं होती तो मैं ज़्यादा हिल रहा होता हूँ पढ़ाते वक्त। ये तुम ऑब्जर्व कर लेना पूरे साल में, ठीक है। 100% नहीं है तो हिलते हिलते पढ़ा रहे, नहीं तो नॉर्मल स्ट्रेट स्टे फोकस, है ना। अभी पूरी तरह ठीक नहीं है। चलो आगे करते हैं, आगे चलते हैं। अब हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, ग्रोथ रेट। देखो ग्रोथ रेट क्या होता है, ध्यान से सुनना। व्हाट इज ग्रोथ रेट? ये क्या है ग्रोथ रेट? ग्रोथ रेट क्या होता है? हम क्या करते हैं बेटा, प्लांट के डिफरेंट ऑर्गन्स में ग्रोथ होती रहती है या प्लांट में ग्रोथ चलती रहती है। तो हम ये लिखेंगे, इन प्लांट ऑर्गन्स वी कैन ऑब्जर्व
डिफरेंट ग्रोथ पैटर्न, डिफरेंट ग्रोथ पैटर्न, हमें ग्रोथ के अलग अलग पैटर्न दिख सकते हैं प्लांट के अलग अलग हिस्से में। मतलब जो प्लांट का अलग अलग हिस्सा होता है उसमें हम अलग अलग क्या देख सकते हैं बेटा, अलग अलग क्या देख सकते हैं, ग्रोथ पैटर्न देख सकते हैं। अब ये ग्रोथ पैटर्न क्या है उस पर बात कर रहा हूं। हमें क्या कर पता है बेटा, वी कैन ऑब्जर्व मेनली टू टाइप ऑफ ग्रोथ पैटर्न, ग्रोथ पैटर्न ए अर्थमेटिक ग्रोथ, बी ज्योमेट्रिक ग्रोथ। ये चीज समझ में आ रही है? अर्थमेटिक ग्रोथ और ज्योमेट्रिक ग्रोथ, ये मेरे पास क्या है, ग्रोथ रेट है। मतलब दो तरह की ग्रोथ दिखती है, रेट दिखती है मुझे। मतलब ग्रोथ रेट का मतलब मुझे दो तरह का ग्रोथ का पैटर्न दिखता है, एक अर्थमेटिक ग्रोथ होती है और एक ज्योमेट्रिक ग्रोथ होती है। प्लांट के अलग अलग ऑर्गन्स में दिखती है मुझे, पर मोस्ट कॉमन मुझे जो दिखती है वो ज्योमेट्रिक ग्रोथ होती है। पर उसमें कुछ चीजें हैं जो आपने ध्यान से ऑब्जर्व करनी है। अर्थमेटिक ग्रोथ रेट की अगर मैं बात करूं तो उसको मैं कुछ इस तरीके से ऑब्जर्व करता हूं। प्लांट के कुछ हिस्सों में ये सेल है, मान लो ये डिवाइडिंग सेल है, दिस इज डिवाइडिंग सेल। ये जो डिवाइडिंग सेल है ये डिवाइड करके दो सेल बनाएगा। ये डिवाइड करके क्या बनाएगा, दो सेल बनाएगा। तो डिवाइड एंड गिव, डिवाइड एंड गिव टू सेल्स, ये दो सेल बना दिए। अब मैं आपसे कहूं कि ये दोनों सेल में से एक सेल क्या हो जाए, परमानेंट हो जाए, मतलब इसका रोल फिक्स हो जाए, तो ये सेल क्या हो गया, परमानेंट हो गया। और इस सेल ने डिवाइड करके फिर दो सेल बना दिए ऐसे, ठीक है। अब ये वाला सेल भी परमानेंट हो जाए, ये तो परमानेंट था ही, इसने डिवाइड करके फिर से दो सेल बना दिए। अब मुझे बताओ, सेल्स में एक फिक्स टाइम ले लेते हैं। देखो ये मान लो टाइम ले लो 1 मिनट का, तो 1 मिनट के बाद दो सेल बन गए। अब 2 मिनट के बाद मेरे पास 3 सेल हैं, और 3 मिनट के बाद मेरे पास कितने सेल हैं, 4 सेल हैं। तो अर्थमेटिक ग्रोथ यही होती है, स्पेलिंग गलत है चेक कर लेना। अर्थमेटिक ग्रोथ वही होती है जिसमें एक सेल से दो बने, ध्यान से सुन लो मेरी बात, एक सेल से दो बने, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ये टाइम इंटरवल सेम है, टाइम इंटरवल सेम है। तो मैं ये बोलूंगा कि इन अर्थमेटिक ग्रोथ, इन अर्थमेटिक ग्रोथ मेरे पास क्या होगा, फिक्स नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे, इंक्रीज एवरी टाइम इन फिक्स इंटरवल। ये चीज आपको समझ आनी चाहिए, क्लियर। अर्थमेटिक ग्रोथ में जैसे कि एक सेल से दो सेल, एक परमानेंट हो गया, तो परमानेंट सेल डिवाइड नहीं करता, ऐसे करके डिवाइड करेगा, अर्थमेटिक ग्रोथ कहते हैं। तो अर्थमेटिक ग्रोथ में फिक्स टाइम से बेटा इंक्रीज होता है। मान लो मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से सुनो बेटा, एग्जांपल है, एग्जांपल सुन लो ध्यान से। मान लो किसी चीज की मेरे पास शूट की लेंथ है, शूट मतलब स्टेम की लेंथ है, वो लेंथ मैंने L0 लिख दी, इनिशियल लेंथ। इनिशियल लेंथ को मैंने क्या लिख दिया, L0 लिख दिया, ठीक है। LT मेरे पास फाइनल लेंथ है, और मैं कह रहा हूं कि जो लेंथ बढ़ रही है हर बार 2 सेंटीमीटर पर सेकंड बढ़ रही है, मैं कहता हूं हर बार 2 सेंटीमीटर पर डे बढ़ रही है, 2 सेंटीमीटर पर डे बढ़ रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आर कह देते हैं, जिसे मैं कहता हूं अर्थमेटिक ग्रोथ रेट, अर्थमेटिक ग्रोथ रेट, इसे आर कहते हैं। कैसे निकाला मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं यहां आर की वैल्यू निकालूं, इनमें मैं क्या करूं, मैं ग्रोथ रेट निकालूं, तो कैसे निकालोगे बताओ, ग्रोथ रेट कैसे निकालोगे।
एक सेल इंक्रीज हो रहा है हर 1 मिनट में, एक सेल इंक्रीज हो रहा है हर 1 मिनट में। इसे हम क्या बोल रहे हैं? अर्थमेटिक ग्रोथ रेट बोल रहे हैं कि हर 1 मिनट में एक सेल इंक्रीज हो रहा है, एक सेल इंक्रीज हो रहा है हर 1 मिनट में। तो इसका रेट क्या आ गया? 1 सेल पर मिनट। ऐसे ही मैं इसे कहता हूं आर की वैल्यू देता हूं। अब मान लो मैं एक ग्राफ प्लॉट करूं आपके लिए, ग्राफ देखना जरा, मैंने एक ग्राफ प्लॉट कर दिया आपके लिए। देखो एक ग्राफ प्लॉट कर दिया यहां पे, ठीक है। इस ग्राफ में यहां टाइम लिख दिया, ठीक, यहां मैंने लेंथ लिख दी। अब आपसे कोई कहे इनिशियल लेंथ L0 है, दिस इज L0, दिस इज फाइनल लेंथ LT, तो आप इसका अगर इसका एक इस तरीके से ग्राफ बनाओ पूरा, मतलब कंप्लीट, या इस तरीके से बनाओ, तो आपका ऐसा कुछ आ रहा है। ये आ रहा है अर्थमेटिक ग्रोथ रेट के लिए, क्योंकि स्लोप हर बार कांस्टेंट आ रहा है। देखो हर बार एक सेल बढ़ रहा है, तो इसकी जो इक्वेशन बनती है वो इक्वेशन यही बनेगी। इक्वेशन आएगी अर्थमेटिक ग्रोथ रेट की, LT मतलब फाइनल लेंथ इज इक्वल टू इनिशियल लेंथ, रेट को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे वाली ये इक्वेशन आएगी। और आप खुद से देखो, इनिशियल लेंथ ये रही, फाइनल लेंथ ये रही, इसमें ये चीज कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट, ये चेंज नहीं हो रही। आप खुद देख पा रहे हो, अगर इसको y mx प्लस सी के ग्राफ पे रख दो, y दिस इज m, है ना, कहां ये m कैसे हो गया, ये y हो गया, ये m हो गया, ये x हो गया, ये c हो गया, इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट यहां दिखा दिया, ये स्लोप हो गया मेरे पास। इस स्लोप को मैं क्या कह रहा हूं बेटा? m बोल रहा हूं, तो जो m है वही मेरे पास r है ना एक तरीके से, तो ये मेरे पास कांस्टेंट है, चेंज देख रहे हो, स्लोप चेंज नहीं हो रहा, दिस इज कांस्टेंट। तो ये अर्थमेटिक में होता है क्योंकि इक्वल इंक्रीज होता है, और ये मुझे कुछ की स्टेम की लेंथ में मिलता है, ठीक है। इसे अर्थमेटिक ग्रोथ रेट कहते हैं। क्या मुझे और कोई पैटर्न मिलता है? वो रहा दूसरा पैटर्न, जिसे मैं ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट कहता हूं। ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट, जरा ये देखो, ध्यान से सुनना बेटा, देखो ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट को देखो। मेरे पास ये एक सेल है, एक सेल ने डिवाइड करके 2 सेल बना दिए, टाइम ले लो 1 मिनट का। पिछले वाले में मैंने क्या किया था, आगे सिर्फ एक सेल को डिवाइड किया, तो दोनों को डिवाइड करो। इसने डिवाइड करके 4 सेल बना दिए ऐसे, इस तरीके से। अब मेरे पास कितने सेल हो गए? 4 सेल हो गए। 4 को मैंने डिवाइड करके 8 सेल बना लिए, तो अब मेरे पास 8 सेल हो गए। टाइम वही है 1 मिनट का, जो पीछे मैंने लिखा। तो ग्रोथ डबल होती जा रही है ना हर बार, दैट इज 1 मिनट, यहां पर दैट इज 1 मिनट। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं बेटा? इसे ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट कहते हैं, ठीक है। तो मैं ये लिखूंगा, एवरी टाइम 2 सेल फॉर्म एंड कंटिन्यू टू डिवाइड। और वो क्या करेगा? डिवाइड करता रहेगा, हर बार करता रहेगा। अब मैं आपसे एक चीज बताता हूं, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान सुनेंगे। मान लो इनिशियली मेरे पास एक सेल है, ये एक सेल है, उससे मैंने 2 सेल बनाए, 2 से 4 सेल, 4 से 8, 16, ऐसे कर रहा हूं। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, क्योंकि टाइम तो ये 1-1 मिनट का ही ले रहा है, ऐसे टाइम तो ये 1-1 मिनट का ही ले रहा है। आप देख पा रहे हो, टाइम तो ये 1-1 मिनट का ही ले रहा है, कि 1 से 2 सेल, 2 से 4 सेल, 4 से 8 सेल, 8 से 16 सेल, 1-1 मिनट का ही टाइम ये लिए जा रहा है। अब मैं आपसे एक चीज यहां पर क्लियर करना चाह रहा हूं बेटा, एक चीज आपसे यहां पे क्लियर करना चाह रहा हूं कि शुरुआत में 1-1 मिनट में ये थोड़ा थोड़ा ही तो बढ़ रहा है, एक से भले ही डबल हो रहा है, थोड़ा बढ़ रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा जब बहुत सारे सेल हो जाएंगे, तो 1-1 मिनट में बहुत सारे सेल बड़ा करेंगे। तो ये जो इनिशियल ग्रोथ है, इसे कई बार हम लैग फेज कह देते हैं, क्योंकि अभी नंबर इतने नहीं थे। समझ रहे हो मैं ये कह रहा हूं कि सिंस इनिशियल नंबर वॉज वेरी लेस, इनिशियल नंबर वॉज वेरी लेस, सो मेरे पास लैग फेज आएगा। उसके बाद मेरे पास बेटा
कुछ ऐसी चीज आ जाएगी जिसे एक्सपोनेंशियल कहेंगे, जिसे ज्योमेट्रिक कहते हैं। लेकिन एक बार मेरे पास ऐसा टाइम आएगा कि थोड़ा सा ये स्लो हो जाएगी। स्लो क्यों हो जाएगी? क्योंकि न्यूट्रिएंट लिमिटेड है। आपको समझ आना चाहिए कि ज्योमेट्रिक ग्रोथ में शुरुआत में लैग फेज होता है। लैग का मतलब, क्योंकि अभी शुरुआती टाइम तो उतना ही लग रहा है, पर ग्रोथ बहुत कैसी हो रही है बेटा? ग्रोथ बहुत क्या हो रही है? फास्ट हो रही है। यहां पर फिर एक्सपोनेंशियल आ गया, फिर स्लो हो गया। इसको कहते हैं हम एक तरीके का स्टेशनरी फेज। स्लो क्यों हो गया? न्यूटन लिमिटेड है। आप सोचो जरा ध्यान से, 1000 से 2000, 4000 ऐसे आदमी बढ़े अगर, तो शुरुआत में तो एक्सपोनेंशियल बढ़ सकता है, ठीक है। शुरुआत में तो लैग मिलेगा थोड़ा सा, फिर एक्सपोनेंशियल हो जाएगा। बाद में कांस्टेंट क्यों होगा? क्योंकि न्यूट्रिएंट लिमिटिंग। इसे कहते हैं ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट। इसे क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट। और हम ये चीज समझते हैं कि नेचुरल सिस्टम में यही ग्रोथ रेट मिलती है। इन नेचुरल सिस्टम दिस ग्रोथ रेट was कॉमन, इज कॉमन बेसिकली, ये कॉमन है। और प्लांट के मैक्सिमम टिश्यू में, प्लांट के मोस्ट टिश्यू और सेल में यही होती है। मोस्ट टिश्यू एंड सेल में यही दिस ग्रोथ ओनली। इसलिए कुछ टाइम के बाद ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाती है ओनली, ठीक है। यही ग्रोथ होती है। जरा ये देखो, इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, वेट से बनाते हैं। तो इसमें मैं क्या लिखता हूं? यहां W, यहां टाइम लिख देता हूं, इसको यहां वेट लिख देता हूं। वेट, वॉल्यूम, नंबर कुछ भी लिख सकते थे आप, ठीक है। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का बन रहा है, ऐसा, जिसे मैं सिग्मोइड कह रहा हूं। सिग्मोइड, ये ज्योमेट्रिक ग्रोथ कर्व है। और अगर मैं इसकी ग्रोथ की इक्वेशन देखूं तो मैं ऐसे लिखूंगा, फाइनल वेट। फाइनल वेट ये होता है बेटा, इसको लिखूंगा W0। ये इनिशियल वेट है ना। WT फाइनल वेट है, W0 क्या है? इनिशियल वेट है, ठीक है। तो मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, WT इज इक्वल टू W0 E की पावर RT, ठीक है। ये लिख रहा हूं मैं ऐसे। तो WT का मतलब फाइनल वेट, आप समझो ध्यान से। E जो होता है, यही पूछा था इस बार नीट में, E जो होता है बेस ऑफ नेचुरल लोगैरिथम, ये आया था नीट में। अब इसलिए कह रहा था ना कि ये तो यहां भी लिखा हुआ है बेटा। अब अगर आप एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ते हैं तो क्लिक भी कर जाएगा। क्लियर है? मैं कराऊंगा सारा, लेकिन स्टिल आपने एनसीईआरटी भी पढ़नी है। क्लियर हो गई बात? ठीक है। तो इसको कह रहे हैं बेस ऑफ नेचुरल लोगैरिथम। अब यहां पर ये इक्वेशन है, आर क्या है? आर को हम एक नाम देते हैं एफिशिएंसी इंडेक्स। एफिशिएंसी इंडेक्स, या इसका एक और नाम होता है ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट। ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट, क्योंकि ये कांस्टेंट तो है नहीं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज बेसिकली, कैसे कैलकुलेट करते हैं कि अमाउंट ऑफ प्लांट प्रोड्यूस या प्लांट पार्ट प्रोड्यूस, है ना। प्लांट का कितना कंपोनेंट बढ़ा, उसके अमाउंट को पर यूनिट टाइम में कैलकुलेट करते हैं, उससे निकाल देते कि कितना वेट बना पर यूनिट टाइम में। एफिशिएंसी मतलब पहले यहां देखो कम थी, फिर बढ़ी, फिर घट गई। तो इस वाले फेज को, ये वाला जो पार्ट है, इसे लैग फेज कहते हैं। रियल सेंस में एक्सपोनेंशियल ये होता है। और उसके बाद जब, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाते हैं, यहां पर मेरे पास देख रहे हो स्लोप नीचे जा रहा है, स्टेशनरी, नेगेटिव नहीं हुआ, स्लो हो गया, स्टेशनरी फेज कहते हैं। इसे लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज कहते हैं, लॉग फेज भी कहते हैं, ठीक है। तो ये लैग फेज हो गया, दिस इज एक्सपोनेंशियल, दिस इज स्टेशनरी फेज। क्लियर होना चाहिए आपको ये, ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। तो इन नेचुरल सिस्टम दिस ग्रोथ रेट इज कॉमन, ये कॉमन है। प्लांट में मोस्ट टिश्यू और सेल में ये ग्रोथ होती है, दिस ग्रोथ ओनली, ये ग्रोथ होती है। क्लियर है? ये ग्रोथ होती है, ठीक। तो ई हो गया बेस ऑफ नेचुरल लोगैरिथम। क्लियर हो गई चीज। अब यहां पर आपको मैंने एक चीज और बतानी है, एब्सोल्यूट ग्रोथ और रिलेटिव ग्रोथ क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एब्सोल्यूट ग्रोथ और रिलेटिव ग्रोथ क्या होता है, इसको समझना है। देखो,
एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और रिलेटिव ग्रोथ रेट दो टर्म्स हैं अलग अलग। इसको समझो एनसीईआरटी ने कैसे दिया। एनसीईआरटी ने क्या किया, ये एक लीफ बना दी और लीफ आपको याद करो हमने कैसे नापा था, उसका सरफेस एरिया नापा था, ठीक है। इसका सरफेस एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आफ्टर ग्रोथ ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो इसको मैं मान लो ए लिख दूं, इसको मैं लिख दूं ए डैश। तो ए क्या है बेटा, मेरे पास इनिशियल सरफेस एरिया है। आप देख पा रहे हो इनिशियल सरफेस एरिया। ए डैश क्या है बताओ, फाइनल सरफेस एरिया। जरा समझना, एब्सोल्यूट और रिलेटिव ग्रोथ एनसीईआरटी में मेंशन है। ऐसी में एक लीफ और बनाओ, ये बना दी, ये और इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। इसको मैंने लिखा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको बी लिख दिया इनिशियल, और बढ़ने के बाद बी डैश लिखा फाइनल, वो 55 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा। अब मुझे बताओ, ध्यान सुनेंगे बेटा, ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एब्सोल्यूट ग्रोथ होता है एग्जैक्ट इंक्रीज कितना हुआ दोनों में। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ हम ऐसे लिखते हैं, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, टाइम से डिवाइड कर लो भले ही, टाइम दोनों का बराबर ले लो सेम टाइम में। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ कैसे निकालोगे, 10 माइनस 5, ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, टाइम से डिवाइड कर लेना। इसमें भी कैसे निकालोगे, टाइम से डिवाइड कर लेना, पर एब्सोल्यूट ग्रोथ दोनों की सेम आ रही है। फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो क्या आएगा, सेम आएगा। क्या आएगा, सेम आएगा। कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ रहा समझ, कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां आ गया 5, यहां आ गया 5, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, नेक्स्ट सुनो, और सुनो और सुनो, ये हो गया 5, ये हो गया 5। अब और सुनना बेटा, और सुनना, रिलेटिव कैसे निकालोगे, रिलेटिव फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में इनिशियल, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो चलो परसेंटेज निकल जाएगी रिलेटिव में। रिलेटिव ग्रोथ रेट की परसेंटेज निकाल लो, कितने परसेंट हुई। फाइनल माइनस इनिशियल मतलब 10 माइनस 5 अपॉन में 5, तो ये 100% आ गया। यहां रिलेटिव निकालूं तो क्या आएगा, यहां रिलेटिव ग्रोथ रेट निकालूं तो क्या आएगा, सोचो, यहां क्या आएगा, सोचो, दिमाग लगाओ, क्या आएगा, 55 माइनस 50 अपॉन में 50, कितना आ गया, 1/10 विच इज 10%। अगर 100 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मैं आपको सिर्फ यह समझा रहा हूं कि दोनों लीफ का एब्सोल्यूट ग्रोथ सेम है पर रिलेटिव ग्रोथ अलग अलग है। तो मैं लिख सकता हूं इन बोथ लीफ सेम एब्सोल्यूट ग्रोथ बट डिफरेंट रिलेटिव ग्रोथ। थोड़ा सा क्वेश्चंस को और घुमाते हैं आपके लिए, सोचते हैं कि एनसीईआरटी क्या घुमा सकती है, ऐसा भी हम कई बार सोचते हैं आपके लिए। देखो क्या है, मेरी बात सुनो, अर्थमेटिक ग्रोथ की बात करो। अर्थमेटिक ग्रोथ में कैसे होता है, एक सेल, 2, 3, 4, इसमें एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या आ रही है, हर बार एक बढ़ रहा है। एब्सोल्यूट ग्रोथ कैसे निकालोगे, 2 माइनस 1 अपॉन में 1, 3 माइनस 2 अपॉन में 2, तो वो कांस्टेंट आएगी। आप निकाल के देख लो, 2 माइनस 1, 3 माइनस 2। अगर मैं रिलेटिव ग्रोथ निकालूंगा वो डिक्रीजिंग आएगी, करके देखना, करके देखना कैसे, 2 माइनस 1 अपॉन में 1, 3 माइनस 2 अपॉन में 2, 4 माइनस 3 अपॉन में 3, ऐसे करोगे तो डिक्रीजिंग आएगी।
अर्थमेटिक में। और यही चीज अगर आप ज्योमेट्रिक में देखो, अगर मान लो ज्योमेट्रिक ग्रोथ की बात करें, वहां लगा लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को, तो 1 से 2, 4, 8 सेल, एब्सोल्यूट ग्रोथ इंक्रीजिंग है, बढ़ रही है, हर बार ज्यादा बढ़ रहा है। रिलेटिव ग्रोथ क्या आएगी? कांस्टेंट। बहुत बढ़िया। रिलेटिव ग्रोथ क्या आएगी? कांस्टेंट आ जाएगी। कैसे आएगी देखो, 2 - 1 अपॉन में 1, 4 - 2 अपॉन में 2, 8 - 4 अपॉन में 4। तो आप देखोगे, आप देख रहे हो क्या आ रहा है, ये 1 बाई क्या आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 4, सॉरी ये कितना आएगा, 4 - 2, 2, 1 आएगा ना, ये 1 आ रहा है। ठीक है, देख रहे हो, 8 - 4, 4 बच गया, अपन में 4, 1 ही आ रहा है। तो ये कांस्टेंट आएगी और ये इंक्रीजिंग आएगी। ये कॉन्सेप्ट तो आज तक बेटा एनसीईआरटी ने दिया नहीं, पर उसी कॉन्सेप्ट को क्या कर रहे हैं, एक नए वे में देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये हम करते हैं, अगर मान लो सवाल आ जाएगा उसके बाद देखेंगे तो क्या फायदा, आपको तो उससे पहले हमें नया कॉन्सेप्ट दिखाने की कोशिश करनी। क्लियर है? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ध्यान सुनेंगे, एनसीईआरटी देख लेते हैं। देखो ग्रोथ रेट की बात करते हैं। ग्रोथ रेट क्या होता है, जो ग्रोथ पर यूनिट टाइम भी आप निकालते हो उसे ग्रोथ रेट, टाइम से डिवाइड कर रहे हैं। रेट ऑफ ग्रोथ को एक्सप्रेस कर सकते हैं मैथमेटिकली, है ना, ग्रोथ को तो हम दिखा सकते हैं, और डिफरेंट वे हैं, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक, ये लिखा है। अर्थमेटिक में क्या करते हैं, जो माइटोटिक सेल मतलब डिवीजन हो रही है उसमें क्या होगा, 1 डॉटर सेल कंटिन्यू टू डिवाइड वाइल द अदर परमानेंट हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, मैच्योर हो जाएगा। द सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन हम किसका दिखाएंगे, इज रूट इलोंगेशन। मैंने शूट लिख दिया बेटा, मैंने ध्यान नहीं दिया उस वक्त, यहां पे मैं ठीक करता हूं, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। कई बार हम लोग बाय मिस्टेक ऐसा करते हैं, है ना, मैं इसको ठीक करूंगा। ठीक है, ऐसा होता है हमारे साथ भी, लेकिन लेंथ को लेता, रूट लेंथ इलोंगेशन, ये ठीक है। ठीक है, वो स्किप करता है बेटा, कई बार माइंड ब्लॉक होता है, ऐसा होता है हमारे साथ भी। ठीक है, हाँ आ जाओ, रूट इलोंगेशन का इसको आप प्लॉट करो, ऑन प्लॉटिंग द लेंथ ऑफ द ऑर्गन अगेंस्ट टाइम, है ना। तो मेरे पास वो इक्वेशन देखा आपको, LT = L0 + RT। R क्या है, अर्थमेटिक ग्रोथ रेट, इलोंगेशन पर यूनिट टाइम, जितनी लेंथ बढ़ी, और इसका फिर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये ग्राफ आएगा। ये LT है बेटा, सॉरी L0 है, दिस इज LT। इसका स्लोप जो है वो मेरे पास क्या R है, जो इलोंगेशन पर यूनिट टाइम है, और कांस्टेंट है वो वैल्यू। ठीक है, अब हम ज्योमेट्रिक की बात कर रहे हैं। इन मोस्ट ऑफ द सिस्टम इनिशियल ग्रोथ क्या होती है, स्लो होती है ना। इनिशियल ग्रोथ स्लो होती है, लैग फेज, फिर तेजी से बढ़ता है एक्सपोनेंशियल या लॉग, और फिर स्लो हो जाता है क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, लिखा ना, लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई। ठीक है, उसके बाद लीडिंग टू द स्टेशनरी फेज। सही है, इफ वी प्लॉट अ पैरामीटर ऑफ ग्रोथ अगेंस्ट टाइम, मुझे सिग्मोइड कर्व मिलेगा, है ना। उस ग्रोथ को प्लॉट करूंगा तो क्या मिलेगा, सिग्मोइड कर्व। ठीक है, और ये किसका है, नेचुरल एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को लेकर है, क्योंकि रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं होते, टिपिकल फॉर टिश्यूज ऑर्गन इनके लिए। ठीक है, क्लियर। हाँ, सीजनल एक्टिविटी में कैसा मिलेगा कर्व, ये पूछा एनसीईआरटी ने। सीजनल एक्टिविटी का कर्व ऐसा होगा, ग्रोथ स्टेशनरी, देखो मैं बना देता हूं आपके लिए, एक स्लाइड पे ही बना देता हूं। देखो सीजनल एक्टिविटी का जो कर्व होगा बेटा, वो हमारे पास कैसा होगा बता देता हूं आपको। एनसीईआरटी ने पूछा है कि सीजनल का कर्व कैसा होगा, वो आपको बता रहे हैं। अब देख लो ध्यान से, देखो ये ग्राफ बनाओ, सीजनल का कर्व ऐसे होगा, यहां कांस्टेंट हो जाएगा, फिर ग्रो करेगा, फिर कांस्टेंट, ऐसा कर्व बनेगा सीजनल का। क्योंकि आप देख रहे हो ग्रोथ होगी, ये सीजन ग्रोथ हो रही है, फिर जैसे ही सीजन कम होगा स्टेशनरी, आप देख रहे हो बेटा, फिर स्टेशनरी हो जाएगा, ऐसे करके चलेगा। ये ग्रोथ हो रही है ना, क्लियर है। ठीक है, क्लियर, ये चीज हो गई। तो ये आपके पास दोनों है, आप समझ सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है, आपको आ जाएगा समझिए।
ठीक है, क्लियर। हाँ, ये चीज आपके पास है। अब इसका आप वो देख सकते हो इक्वेशन। इक्वेशन क्या बताई हमने? इक्वेशन बताइए W नॉट इनिशियल साइज W1। अब यहां देख लो, यहां पे वेट ले सकते हो, हाइट ले सकते हो, नंबर ले सकते हो, ये चीज ध्यान रखना। यही चीज आई थी, बेस ऑफ नेचुरल लोगैरिथम। और आर को कहते हैं रिलेटिव ग्रोथ रेट, या इसका नाम एफिशिएंसी इंडेक्स भी होता है, ये लिखा हुआ। और ये क्या होता है? एबिलिटी ऑफ प्लांट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट मटेरियल। कितना उसने नया प्लांट मटेरियल बनाया पर यूनिट टाइम में, उसे हम कहते हैं, मतलब कितना बनाया। अब देखो एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या होगी, इसका एक ग्राफ देखो। दिस इज लैग, एक्सपोनेंशियल, स्टेशनरी। यहां न्यूट्रिएंट लिमिटेड है, सिग्मोइड कर्व आ गया। ठीक है, अब ये देखो, हम ग्रोथ को कंपेयर कर सकते हैं। एक होती है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज एब्सोल्यूट, कितना हुआ एग्जैक्टली। और ग्रोथ हम क्या करेंगे? कॉमन बेस पे करेंगे, कॉमन बेसिस पे कर रहे हैं ना, पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर इज कॉल्ड रिलेटिव। जैसे मान लो वहां 5 से 10 बना था, 50 से 100 बना था, इनिशियल पैरामीटर कॉमन करो, फिर देखो कितना हुआ, तब बनेगा। क्लियर? उसे हम क्या बोलेंगे? रिलेटिव। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? रिलेटिव ग्रोथ बोलेंगे। क्लियर है? ठीक है, अब जरा फटाफट से एक छोटा सा टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज बेसिकली हमारे पास है कंडीशंस फॉर ग्रोथ। क्योंकि हमें ये तो पता है कि ग्रोथ हो रही है, हमने फेजेस पढ़ लिया, हमने ग्रोथ रेट पढ़ लिया। ग्रोथ के लिए कौन सी कंडीशंस चाहिए? कुछ कंडीशन जो एनसीईआरटी बोलती है, उसमें सबसे पहला है मेरे पास, मान लो सबसे पहला है मेरे पास पानी। सबसे पहले प्लांट को ग्रोथ के लिए पानी चाहिए। ठीक है, पानी किस किस चीज के लिए चाहिए, सुनना ध्यान से। एक तो फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए पानी। क्या करते हैं बेटा? फोटोलिसिस, रिक्वायर फॉर फोटोलिसिस। दूसरा प्रोटोप्लाज्म, आपको समझ आना चाहिए, प्रोटोप्लाज्म का साइज इंक्रीज होता है, इंक्रीज विद द हेल्प ऑफ वाटर। पानी की मदद से वो साइज बढ़ता है। क्लियर? पानी की मदद से वो साइज बढ़ जाता है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म का ये हो गया। रिक्वायर फॉर फोटोलिसिस, प्रोटोप्लाज्म का साइज बढ़ना। दूसरा एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम क्या है? काम करते हैं सिर्फ पानी में। बेटा देखो, फॉर ग्रोथ मुझे एंजाइम चाहिए, क्योंकि एंजाइम ही रिएक्शन कराएंगे। एंजाइम रिक्वायर, और एंजाइम सिर्फ किस में काम करते हैं? एक्वस मीडियम में, विच एक्ट इन एक्वस मीडियम। इसीलिए सीड जर्मिनेशन के लिए मुझे पानी चाहिए ना, क्योंकि पानी में एंजाइम एक्टिव हो जाते हैं। ये वाली बात समझ में आनी चाहिए। सेकंड, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या करेगी भाई? ऑक्सीजन किस लिए चाहिए? अब याद करो, फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या करता है? फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन चाहिए एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, अब क्या होगा? इन एरोबिक रेस्पिरेशन, इन एरोबिक नहीं है, एनारोबिक, इन एरोबिक रेस्पिरेशन एटीपी बनती है, एटीपी फॉर्म। और हमने पढ़ा था ना, ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? एटीपी यूज होगी, यूज इन ग्रोथ, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें बनानी पड़ेंगी। उसके बाद तुम्हें मिनरल्स चाहिए। मिनरल्स में क्या चाहिए बेटा? याद करो, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तुम्हें क्या चाहिए? मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो सॉइल से मिलेंगे। कहां से मिलेंगे? फ्रॉम सॉइल। अगर आपसे पूछा जाए इसके अलावा और कुछ भी चाहिए, तो आप कहोगे हां सर, कुछ प्लांट के हार्मोन्स चाहिए। तो हम लोग लिख सकते हैं सम प्लांट रेगुलेटर्स चाहिए, इंटरनल कंट्रोल, प्लांट रेगुलेटर्स भी चाहिए। और फिफ्थ, एक्सटर्नल कंडीशंस, इसका भी फर्क पड़ता है। तो ये वो कंडीशंस हैं जो ग्रोथ के लिए चाहिए, जो ग्रोथ के लिए चाहिए, एक्सटर्नल कंडीशन। क्लियर है बात? यहां तक समझ में आ रही है? ठीक है, आगे कहानी देख लेते हैं, क्या कहती है ग्रोथ को लेके एनसीईआरटी आपसे। नेसेसरी कंडीशन, टेम्परेचर तो चाहिए बेटा, एंजाइम काम नहीं करेगा उसके। वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स बहुत जरूरी है। साइज एनलार्जमेंट, सेल का साइज बढ़ाना है
सेल का साइज बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, टर्जिडिटी, मतलब सेल को फुलाना पड़ेगा, वो चाहिए एक्सटेंशन की ग्रोथ। 10 प्लांट ग्रोथ एंड फर्दर डेवलपमेंट इज इंटीमेटली लिंक टू द वाटर स्टेटस। जितना ज्यादा अच्छा पानी होगा उतनी ग्रोथ बढ़िया होगी, ठीक है। वाटर ऑल्सो प्रोवाइड मीडियम फॉर एंजाइम, भाई पानी होगा तो लीफ में पानी भरा रहेगा, सेल्स फूले हुए रहेंगे। ऑक्सीजन किस लिए मदद करेगी, मेटाबॉलिक एनर्जी, मतलब एक तरीके से एरोबिक रेस्पिरेशन, मुझे न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ठीक है। उसके बाद भाई टेम्परेचर तो चाहिए, अभी जस्ट बोला मैंने टेम्परेचर चाहिए, कुछ केमिकल से एनवायरमेंट सिग्नल चाहिए, जो हमने बोला ये चीजें। तो यहां पर अगर मैं आपसे क्लियरली लिखूं, मैंने जो एक्सटर्नल कंडीशन यहां लिख दी बेटा, ये देखो एक्सटर्नल कंडीशन जो लिखी है यहां पर मैं टेम्परेचर भी लिख सकता हूं, क्योंकि टेम्परेचर भी चाहिए, बिना उसके ग्रोथ नहीं होगी। और प्लांट के अंदर से क्या चाहिए, हार्मोन्स चाहिए, है ना। ये कुछ चीजें हैं जो ग्रोथ के लिए रिक्वायर है, प्रॉपरली आपको मेंशन कर दी। अब आप ये ध्यान से समझो, ध्यान से ये आप ध्यान से इतना एनसीईआरटी पढ़ोगे, इसके आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन और डेवलपमेंट पढ़ेंगे। जिससे क्वेश्चन आया था बेटा, 3 क्वेश्चन थे, एक और आ गया याद, प्लास्टिसिटी भी इससे था, 3 क्वेश्चन थे। तो प्लास्टिसिटी वाला टॉपिक आ जाएगा आपका नेक्स्ट क्लास में, वो डिस्कस कर लेंगे, वो आया था नीट में, क्लियर है। तो अपनी एनसीईआरटी पढ़ो, और मे भी इस संडे एक्स्ट्रा लेक्चर आएगा, परेशान मत होना, क्योंकि पीछे लास्ट वीक में मैंने आपकी 2 क्लासेस छोड़ी थी ताकि आप नीट की तैयारी कर सकें, जो बच्चे दे रहे थे। तो संडे अगर कोई लेक्चर आया, ऐसे कम चांसेस हैं, अगर आया तो सिर्फ 1 घंटे का आएगा, बड़ा लेक्चर नहीं आएगा, तो कृपया करके उसे जरूर देख लें, ठीक है। जो बच्चे आवाज उठाएंगे कि सर आपने क्यों ज्यादा पढ़ा है, प्लीज मत करना यार ऐसे, है ना, क्योंकि आपके लिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्लियर है ना। बाद में गिरते गिरते तेज दौड़ने से अच्छा साथ के साथ ठीक स्पीड से चलते हैं, ठीक है बेटा, क्लियर है। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय।